स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के फटाफट रिवीजन सीरीज़ में। ठीक है, आप देख सकते हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आज का हमारा टॉपिक है। कई स्टूडेंट्स ये चाहते थे कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिटेल में कवर किया जाए। इसके लिए बाकायदा मैंने एक बार 3 यूट्यूब लाइव्स भी लिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन 3 यूट्यूब सेशंस में वो पूरा चैप्टर ख़त्म नहीं हो पाया। उसका लास्ट पार्ट थोड़ा सा जो है वो बच गया था। पर आप निश्चिंत रहिए, अगर आप वो लास्ट पार्ट चाहते हैं तो वो अब तक डल चुका है। अगर नहीं डला है अब तक तो शूट 100% हो चुका है, आने वाले 1-2 दिन में वो डल जाएगा। ठीक है, तो आप या फिर उसके ऊपर लाइव हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आप इन डेप्थ इस चैप्टर को काफ़ी डूब करके समझना चाहते हैं तो जो 4 पार्ट की वीडियो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर ऐसा है कि आप पूरा पढ़ चुके हैं या वो वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, अब आपको बस रिवाइज करना है, तो आप सही जगह पे आए हैं। या फिर ऐसा है कि आप एग्ज़ाम से कुछ समय पहले ही इस पूरे चैप्टर को ओवरव्यू लेना चाहते हैं, तो ये सही है आपके लिए। अगेन, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये चैप्टर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर मैं नहीं मानता। ये चैप्टर इस चीज़ के ऊपर है कि कैसे एक महान देश जिसकी संस्कृति सबसे ऊपर थी, जिसके टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस दुनिया भर में घूमते थे, कैसे उस देश का पतन हो गया साहब। कैसे द इनफेमस इंडियन ट्रेड नेटवर्क, वो इंडियन ट्रेड नेटवर्क क्या था, उस इंडियन ट्रेड नेटवर्क को कैसे बर्बाद कर दिया गया, क्या षड्यंत्र रचा गया, है ना। फिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका में कुछ तो हो गया, क्योंकि अमेरिका से पहले सब आता था कॉटन, ब्रिटेन में रॉ कॉटन, जिसमें ब्रिटेन में मैनचेस्टर की मशीन मेड मिल्स जो हैं उससे कपड़ा बना के देश विदेश में बेचती थी। अमेरिका में सिविल वॉर हो गया। अब क्या हुआ कि अमेरिका में सिविल वॉर हो गया, अमेरिका से कॉटन ले नहीं सकते, तो ब्रिटेन टर्न्ड इट्स फेस टुवर्ड्स इंडिया। और ऐसा भी दिन आया कि भारत के जो किसान कॉटन उगा रहे हैं वो पूरा का पूरा कॉटन लंदन भेज दिया जा रहा है। तो भारत की इंडस्ट्रीज के पास कपड़ा बनाने के लिए रॉ कॉटन ही नहीं है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास हमारे। तो कैसे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पतन हो गया। द इनफेमस इंडियन टेक्सटाइल, जो कभी सिल्क रूट के जरिए साहब आप कह सकते हो चाइना से लेकर के आप तुर्कमेनिस्तान या उससे भी काफ़ी आगे, मैं कहूँगा यूरोप तक, कैसे पोर्चुगीज में भी इंडियन टेक्सटाइल्स जाते थे। इंडिया वॉज ऑलवेज द अबोर्ड ऑफ टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस। तो आप वो देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, आप समझने की कोशिश करेंगे कि परेशानी क्या थी। खैर, यहाँ ध्यान दीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेफिनेशन जो कि एक की टर्म है, प्लस ओरिएंट को समझेंगे। ओरिएंट बहुत ज़्यादा सिंपल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, मशीनीकरण हम कहते हैं, लेकिन उतना सिंपल नहीं है। द एज ऑफ मशीन्स, इस तरीके से लोग इसको लिखते हैं। पर एक अगर सटीक और थोड़ा सा अगर टेक्निकल डेफिनेशन आपको दिया जाए, तो एक ऐसा सिनेरियो जिसमें कोई प्राइमरी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इट इज द प्रोसेस बाय विच एन इकोनॉमी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरीली एग्रीकल्चरल टू वन बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, लेट मी राइट इट है, प्राइमरीली एग्रीकल्चरल। ठीक है, देखिए सिर्फ एग्रीकल्चरल लिखेंगे तो सही नहीं होगा, प्राइमरीली आपको लिखना पड़ेगा। प्राइमरीली यानी कि प्रमुख तौर पे एग्री, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर के साथ और भी चीज़ें होती हैं। पर देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब नहीं हुआ, मशीन्स जब नहीं आई थी, तो क्या हुआ था कि ज़्यादातर लोग खेती ही करते थे। क्योंकि आज अगर आप देखोगे कि जितने भी प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर का प्रोफेशन देख लीजिए, चलिए वो तो थोड़ा हटके हो गया, इंजीनियर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये सब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी इनकी लाइफ को और बेहतर बनाने में मदद कर रही है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी नहीं थी बिल्कुल भी, तो अवेयरनेस नहीं था, तो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए थे। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, तो द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के शुरू होने से पहले, यानी कि प्री इंडस्ट्रियल पीरियड में, आधी से ज़्यादा आबादी इस पूरी दुनिया की खेती गृहस्थी से ही जुड़ी हुई थी। ठीक है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, मशीन्स आ गए, तो लोग फैक्ट्रियों में काम करने लगे। ठीक है, लोग बुक्स लिखने लगे, क्योंकि अब बुक्स प्रिंट करने वाली मशीन्स आ गई हैं, तो अलग अलग चीज़ें होने लगी साहब। लेकिन जब मशीनीकरण नहीं हुआ था, जब एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मशीन्स बनने शुरू नहीं हुए थे, तो ज़्यादातर लोग खेती करते थे। ठीक है, तो प्राइमरीली एग्रीकल्चर या प्राइमरीली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से
जब आप कन्वर्ट हो गए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में, है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में, ठीक है। प्राइमरीली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, इसमें आप कन्वर्ट हो गए कि जहाँ ज़्यादातर लोग प्राइमरीली एग्रीकल्चर करते थे अब मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। ये जो है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी एज ऑफ मशीन्स, ठीक है। क्या कह सकते हो आप कह सकते हो एज ऑफ मशीन्स। ओरिएंट क्या है? देखिए ओरिएंट जो है ये एक ऐसा टर्म है जो हम यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली किस्से, कहानी, दंत कथाओं में ये टर्म यूज़ किया जाता है। ओरिएंट, इसका अर्थ कुछ हद तक होता है मिस्टीरियस, मतलब काफ़ी रहस्यमय वाली, रहस्य और काफ़ी ऊट पटांग चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। कुछ जादू टोना देखने मिलेगा, खजाना गड़ा हुआ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए ओरिएंट जगहों पर मिलती है। ये ओरिएंट शब्द जो है ये वेस्टर्न कंट्री वालों ने दिया था, ठीक है। ओरिएंट किन को कहा जाता है? मेडिटेरियन। मेडिटेरियन एक इलाके का भी नाम है, मेडिटेरियन एक सी का भी नाम है। मेडिटेरियन जो ग्रेट ब्रिटेन जो है उसके थोड़ा सा साइड में डायगोनली नीचे आएंगे तो मेडिटेरियन सी आपको दिखेगा और उसके आसपास के रीजन को ही मेडिटेरियन रीजन बोलते हैं। तो मेडिटेरियन के राइट में जो भी चीज़ें हैं, यानी कि एक तरीके से पूरा एशिया आप कह सकते हो, ठीक है। ये पूरा का ऑन द राइट ऑफ मेडिटेरियन, ठीक है। मेडिटेरियन राइट या आप ईस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। मेडिटेरियन के ईस्ट में या मेडिटेरियन के राइट में जो पूरा का पूरा रीजन है, स्पेसिफिकली दी एंटायर या पर्टिकुलरली दी एंटायर एशिया, दैट एंटायर रीजन इज नोन एज ओरिएंट, ठीक है। साथ ही साथ वो आपको बताते हैं, ठीक है, the term arises out of a western viewpoint that sees this region as pre-modern, traditional and mysterious। रहस्य साहब, प्री मॉडर्न मतलब इनका मानना था कि वेस्टर्न दुनिया का, कि मेडिटेरियन के इस तरफ जो हम यूरोप और अमेरिका वाले हैं हम लोग बहुत मॉडर्न लोग हैं, और उस तरफ वाले लोग तो पिछड़े प्री मॉडर्न लोग हैं, अभी भी 100 साल पुराना जी रहे हैं, बड़ा रहस्यवाद जीवन जीते हैं, है ना। द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स भारत को कहते थे बेवकूफ़ लोग। तो वो सारी चीज़ें वो कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को लेके, ओरिएंट जो है सभी देशों को कहा जाता था जो मेडिटेरियन के राइट साइड में या ऑन द ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन थे, ठीक है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? अगर आपको शॉर्ट में मैं बता दूं बिना ये पॉइंट्स पढ़े, तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के शुरू होने से पहले, मशीनीकरण के या मशीन्स के बनने से पहले जब मास लेवल पे प्रोडक्शन होता था, तो उस एज को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। कि ऐसा नहीं है कि जब हमने फैक्ट्रियां बनाई, मशीन बनाई कि एक साइड से तुम, है ना, मतलब बैटर डालो, दूसरे साइड से हज़ारों बिस्किट बन के निकल रहे हैं, तो जब हमने मशीन्स बनाई तभी हम हज़ारों हज़ार लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने लगे, ऐसा नहीं था। मशीन्स के आने से पहले भी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता था और उस एरा को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते थे, ठीक है। वही वो कहते हैं, proto industrialization was the stage when large scale industrial production took place in the absence of modern factories for the international market। एक इंटरनेशनल मार्केट के लिए अगर आप लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा बिस्किट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, लाखों करोड़ों पैकेट बिस्किट के बना रहे हो, तो सीधी सी बात है कि सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, आप कोशिश करो कि विदेशों में भी बेचो। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इसमें दो चीज़ें फिलहाल अब तक हमने समझी है। नंबर 1, एक ऐसा एज जब मशीन्स के आने से पहले आप लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रहे हो। दूसरा, फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। तीसरा, दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स एंड द गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर्किंग विद इन द फैमिली फार्म्स, नॉट इन फैक्ट्रीज। टू बी ऑनेस्ट, इस सेकेंड पॉइंट को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता, बस इस फर्स्ट पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि क्या? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि द फेज या पर्टिकुलर टाइम पीरियड विच एग्जिस्टेड बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन या बिफोर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन, है ना, या विदाउट द एज व्हेन विदाउट मशीन्स एंड विदाउट फैक्ट्रीज लार्ज स्केल प्रोडक्शन वाज डन, है ना, फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। दैट पीरियड या दैट फेज वाज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। Proto-industrialization was the stage, was the period when before the age of industrialization, mass level production was done for an international market, ठीक है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि क्या? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से, यानी कि फैक्ट्री या इंडस्ट्रियलाइजेशन तुम छोड़ दो, जब फैक्ट्रीज के आने से पहले
मास लेवल पे प्रोडक्शन होता था फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट, तो उस पीरियड को जिस दौरान ये होता था उसको हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ऑलराइट, अब यहां समझो द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। अब फैक्ट्रियों के आने से पहले के पीरियड को तो हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। फैक्ट्रियों के आने से पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन के शुरू होने से पहले का वो पीरियड जब हम मास लेवल पे प्रोडक्शन करते थे फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट, उस पीरियड को क्या कहते हैं? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब फैक्ट्रीज आई तो उसके बाद क्या हुआ और किस तरीके से आई वो आप समझोगे। फैक्ट्रीज के आने से पहले के पीरियड को हम देख चुके हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। अब आगे वाले पीरियड को देखो। द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप इन 1730s, यानी कि 1730 से करीब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। इन द अर्ली 19th सेंचुरी फैक्ट्रीज इंक्रीजिंगली बिकेम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, कुछ और कॉन्टेक्स्ट में आपको पहले ही बता देता हूं जो ऐसे भी आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था अभी, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि पहले प्राइमरीली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से, है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे आप आ गए, है ना, या फ्रॉम अ प्राइमरीली एग्रीकल्चर यू नो अ फेज व्हेन द मोस्ट कॉमन प्रोफेशन वाज एग्रीकल्चर, वहाँ से आप कहाँ पे आ गए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से। तो मैंने उस वक्त आपको ये बताया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के शुरू होने से पहले, मशीन्स के आने से पहले दुनिया में ज़्यादातर लोग खेती ही करते थे, क्योंकि और कोई कॉमन प्रोफेशन नहीं था। तुम किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, किसी जगह में काम नहीं कर सकते। देखो, या तो तुम किसी स्कूल में कुछ पढ़ा दोगे, या राजा के साथ काम कर रहे हो तो ठीक है, वो तो बहुत बड़ी बात है, मिनिस्ट्री में किसी। अदरवाइज आम लोग हैं, वो कहीं ऑफिस तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ जाके, ऑफिस जिसके पास नहीं है वो घर में क्या करेगा दिन भर बैठ के? तो चलो मेरी जमीन है, उसी में ना बैल से हल जोत के खेती करता हूँ। तो ज़्यादातर लोग खेती किया करते थे। ठीक है, तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब देखिए ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। जैसे फ्रांस को हम जननी मानते हैं डेमोक्रेसी की, कि फ्रांस ने डेमोक्रेसी के जितने भी आइडियाज़ थे, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सब फ्रांस से आया। ये आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था। जैसे फ्रांस को जननी माना जाता है डेमोक्रेसी की, वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की जननी यूके है, ब्रिटेन। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन से शुरू हुआ। ठीक है, ब्रिटेन से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। तो शुरू में इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से पहले, मशीन्स के आने से पहले, जैसे पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोग खेती करते थे, ब्रिटेन में भी ज़्यादातर लोग खेती करते थे। पर हुआ ये कि जैसे मशीन्स आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो एकाएक ब्रिटेन के लोगों ने खेती करना कम कर दिया और वो लोग क्या करने लगे? वो लोग जो है मशीन्स का इस्तेमाल करने लगे, है ना। इनफैक्ट ये भी आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे कि जब हम कॉर्न लॉस के बारे में बात करते हैं, इनफैक्ट ये मेरे ख्याल से आप और डिटेल में पढ़ोगे द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में। ठीक है, तो कॉर्न लॉज में हमने देखा था कि ब्रिटेन ने कैसे जो है इंपोर्ट ऑफ कॉर्न पे जो बैन लगाया था वो बैन हटा दिया। कॉर्न लॉज, अगर जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, अगर उनको एकदम शॉर्ट में मैं बताऊं तो कॉर्न लॉज यानी कि ब्रिटेन में ना स्टेपल फूड, जैसे हमारे यहाँ रोटी और चावल ये सबसे कॉमन फूड है, वैसे ब्रिटेन में या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में आप कह सकते हो कॉर्न और ब्रेड ये बहुत कॉमन फूड है। तो चलो ब्रेड तो मिल जाता था, कॉर्न नहीं मिलता था। जो कॉमन फूड है, किसी ना किसी डिश में कॉर्न पड़ता ही था ब्रिटेन के। अब एकाएक क्या हुआ कि ब्रिटेन में फूड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, और उस वक्त एक कॉर्न लॉ नाम का लॉ था जिसके तहत ब्रिटेन की सरकार ने बैन लगाया हुआ था इंपोर्ट ऑफ कॉर्न पे, कि विदेश से कॉर्न नहीं लेंगे, हमारे देश में कॉर्न कितना भी महंगा बचे, कितना भी महंगा बिके, हम हमारे देश का ही कॉर्न यूज करेंगे। एक कॉर्न लॉ था। अब उस समय के जो जमींदार लोग थे, लैंडेड ग्रुप्स, वो चाहते थे कि कॉर्न लॉ अबॉलिश ना हो, पर क्योंकि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही थी ब्रिटेन में, द प्राइजेस ऑफ द फूड क्रॉप्स आर राइजिंग एट एन अलार्मिंग रेट, की उनको जबरदस्ती कॉर्न लॉ हटाना पड़ा। अब कॉर्न लॉ हटा दिया तो अच्छी चीज़ तो ये हो गई कि बाहर से भी कॉर्न आने लगा और बाकी फूड आइटम्स आने लगे, तो ब्रिटेन में जो फूड प्राइजेस का इन्फ्लेशन था एटलीस्ट वो कम हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाहर से इतना सामान आने लगा कि बाहर का सामान उल्टा सस्ता था आपके सामान से, कि तुम्हारे देश का किसान केला उगा रहा है 100 रुपये दर्जन और विदेशी केला तुम्हारे मार्केट में बिक रहा है 70 रुपये 60 रुपये दर्जन, तो लोग तो 60-70 रुपये वाला केले लेंगे, ऊपर से विदेशी है, मीठा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है ना।
तो देखिए ब्रिटेन वो पॉइंट आपको यहीं पे बता रहे हैं, ठीक है। द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाय द 1730s. In the early 19th century, factories increasingly became an intimate part of the English landscape. जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई, ब्रिटेन के लोग धीरे धीरे खेती से दूर होते गए, और उसके कई रीजन से। एक तो खेती करते भी थे तो भी उनका प्रोडक्ट जितने दाम में बिक रहा है उससे काफ़ी कम दाम में बाहर से आया हुआ प्रोडक्ट बिक रहा है। प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो लोग फैक्ट्रियों में अब ज़्यादा काम करने लगे, वहाँ पे फिक्स्ड इनकम है, हर महीने इनकम मिलती है। एग्रीकल्चर में क्या होता है, 6-7 महीने आप 3-4 महीने एटलीस्ट आप फसल उगाओ, उसकी देखभाल करो, फिर उसकी कटाई करो, उसके बाद बेचोगे तब जाके कुछ पैसा मिलेगा। यानी कि 5-6 महीने बाद आपकी कोई आमदनी होगी तो होगी। और फैक्ट्री में हर महीने कुछ ना कुछ फिक्स आमदनी होती है। तो ज़्यादातर लोग क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैक्ट्रियों में काम करने लगे, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एक इंटीमेट पार्ट बन गया ब्रिटेन का। क्योंकि अब ऐसा समय आ गया कि ब्रिटेन के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ गए। द फर्स्ट सिंबल ऑफ दिस न्यू एरा वॉज कॉटन। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहला सिंबल कॉटन था, क्योंकि सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज बनी वो कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इन्हीं सब का विकास सबसे पहले हुआ था, ठीक है। 1760 के आसपास अराउंड जितना हम ब्रिटेन इंपोर्ट करता था, 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन इंपोर्ट होता था। देखिए ब्रिटेन में खेती उतनी ज़्यादा नहीं होती, वो देश बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। आप लंदन से 4 घंटे में आप पेरिस पहुंच सकते हो, या 6 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा देश नहीं है वो, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा देश नहीं है तो वहाँ पे ज़मीन भी उतनी नहीं है, प्लस उतनी खेती भी नहीं होती थी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तो लोग और खेती से दूर भाग करके फैक्ट्रियों में काम करने लगे। तो ब्रिटेन क्या करता था, इंपोर्ट करता था, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें। सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, जिसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी थी। तो ये कैसे पता चलता है कि शुरुआत में ब्रिटेन क्या करता था, शुरू में एक साल में 2.5 यानी कि करीब 1 मिलियन, 2.5 मिलियन, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 2 मिलियन यानी कि 20 लाख, 0.5 यानी कि 15 लाख, है ना, 5 लाख और यानी कि करीब 25 लाख आप कह सकते हैं। अराउंड 2.5 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन ये इंपोर्ट करते थे। लेकिन यही 2.5 का नंबर जो है 22 मिलियन तक गया, यानी कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं, ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ गया, ठीक है, अराउंड 10 गुना, ठीक है। 1760 से 1787 में, 1760 में अगर आप देखेंगे तो कहाँ ये 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन इंपोर्ट करते थे, और 1787 यानी कि अराउंड 30 साल के अंदर, टू बी वेरी प्रिसाइज 27 साल में ये नंबर 10 गुना से भी ज़्यादा जंप कर गया। क्यों? क्योंकि इसी पीरियड के बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन और ज़्यादा फैला, और ज़्यादा फैक्ट्रीज खुलने लगी, और सिंबल ऑफ न्यू एरा वॉज कॉटन। कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा खुलने लगी, कॉटन की इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मशीनों का यूज़ होने लगा, इसलिए रॉ कॉटन का इंपोर्ट भी काफ़ी अच्छा बढ़ गया। अब कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये इतना मैसिव ऑलमोस्ट 10 टाइम्स जंप आया, तो बताते हैं सीरीज ऑफ इन्वेंशंस एंड चेंजेस। क्या? सीरीज ऑफ इन्वेंशंस एंड चेंजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जो नए नए इन्वेंशंस आते थे, जैसे हैंडलूम तो पहले होता था, पावर लूम या द स्पिनिंग जेनी, जो नए नए इन्वेंशंस आते गए, सीरीज ऑफ इन्वेंशंस एंड चेंजेस, है ना, चेंजेस कहाँ पे, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इसकी वजह से मैसिव जंप आया। इसकी वजह से ब्रिटेन की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो हुई, या ब्रिटेन के कॉटन इंपोर्ट अराउंड 10 गुना ज़्यादा बढ़ गए। ऑल द प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन वे ब्रॉट अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट, ये भी अच्छी चीज़ हुई। दोस्तों पहले कपड़ा बनाने में पता है क्या होता था, कि वो कपड़ा बन करके कहीं और से आएगा, वो डाई होने के लिए कहीं और पे जाएगा, बटन कहीं और लगाए जाएंगे, फिर उसकी फिनिशिंग कहीं और पे होगी, और पैकेजिंग करके कहीं और से वो बेचा जाएगा, ऐसे ही होता था साहब। अब क्या होने लगा कि सारे प्रोसेसेस, कपड़ा शर्ट बना लेना, फिर उसमें बटन लगाने से पहले उसको डाई करना, फिर उसमें बटन लगाना, उसकी पैकेजिंग करना, ये सारी चीज़ें अब एक ही रूफ के अंदर होती है, यानी कि एक ही फैक्ट्री में ये सब होने लगा। तो इतना अच्छा जंप क्यों आया? क्योंकि सीरीज ऑफ इन्वेंशंस आए, चेंजेस हुए कई प्रोडक्शन प्रोसेस में, साथ ही साथ जो है ये जो सारे प्रोडक्शन प्रोसेस है ये एक ही रूफ के अंदर होने लगे थे। ऑल राइट, अपार्ट फ्रॉम डैट अगर हम और आगे जाए इसमें, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, ठीक है। अब किस तरीके से इंडस्ट्रियल चेंज आया, ठीक है।
इंडस्ट्रियल चेंज की शुरुआत कैसे हुई, उसका एक की फेज था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ये शुरू तो हो गया था, लेकिन इसको अलग अलग फेजेस में हम बांटते हैं। पहला फेज, growing at a rapid pace, cotton was the leading sector in this first phase of industrialization up to the 1840s. Iron and steel industries grew rapidly with the expansion of railways in England from 1840s and 1860s. शुरू में सबसे ज़्यादा जो फेमस हुई या शुरू में सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री ग्रो हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के आते ही सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री ग्रो हुई थी वो थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि कपड़ों की डिमांड उस वक्त ज़्यादा थी और टेक्सटाइल में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, ये करीब 1840 तक चला। लेकिन एक पीरियड आने के बाद जब रेलवेज का इन्वेंशन हो गया, तो अब रेलवेज का इन्वेंशन हो गया, आपको इंजन बनाना है, ट्रेन के डब्बे बनाने हैं, उसमें आपको लोहा लगेगा, स्पेशली इंजन में। रेलवे ट्रैक्स बनाना है, उसमें आपको लोहा लगेगा। तो जैसे इन्वेंशन ऑफ रेलवे हो गया, इन्वेंशन ऑफ रेलवे से पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम पे थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे ज़्यादा हिस्सा मतलब उन्हीं में यूज़ होता था। जैसे इन्वेंशन ऑफ रेलवे हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ी सी ड्रॉप हुई और आयरन और स्टील इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने लगी, ठीक है। ये पहला फेज था। दूसरा फेज, न्यू इंडस्ट्रीज हाउएवर कुड नॉट ईजिली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। By the end of the 19th century, less than 20% of total workforce was employed in the industrial sector. अब साहब इसको एक कथा की तरह देखिए। कथा ये कहती है कि शुरुआत इसकी इस तरीके से हुई। पहला फेज ये था इंडस्ट्रियलाइजेशन का कि सबसे पहले तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ही उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला इंडस्ट्रियलाइजेशन का। उनमें सीरीज ऑफ इन्वेंशंस हुए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम हैंडलूम से, है ना, हाथ से चलाने से लेके पावर लूम, बिजली से चलाने पे हम ले गए, हैंडलूम से पावर लूम में हम ले गए। इन्वेंशन ऑफ स्पिनिंग जेनी हो गया, प्लस प्रोसेसेस जो हैं वो सब एक ही रूफ के अंदर किए जाने लगे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट मिला। फिर एक ऐसा पॉइंट आया जब रेलवेज का इन्वेंशन हो गया, उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रेलवेज के इन्वेंशन के बाद काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने लगी। ये सब फर्स्ट फेज था। सेकेंड फेज में क्या हुआ कि न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट ईजिली, अब साहब ये होता था कि अब आप आगे देखेंगे कि जो नई इंडस्ट्रीज थी या इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीनीकरण, फैक्ट्रियों के आने के बाद भी पुरानी इंडस्ट्रीज तुरंत गायब नहीं हो गई, उनको बहुत साल लगे। क्यों? जब मशीन आ गई, वो मशीन जो 10 लोगों का काम एक साथ कर सकती है, तो मशीन का लोग क्यों नहीं ट्रस्ट कर रहे? और मशीन्स के आने के बाद भी, है ना, पुरानी फैक्ट्रियाँ टिकी क्यों है? तो कथा आपको ये बताती है कि जो फैक्ट्री के मालिक थे वो मशीन के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करते थे। ज़्यादातर इंडस्ट्री सीजनल होती थी नेचर में, कि साल में 3 महीना वो कुछ ना कुछ बनाएंगी, बाकी समय वो नहीं बनाएंगी, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है दोस्तों कि अगर आप ठीक से इस चीज़ को समझेंगे तो जो इंडस्ट्री साल में कभी कभी काम करती है वो क्यों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके मशीन बड़ी बड़ी लेकर के आएंगे। प्लस कई बार क्या होता था कि ऑर्डर्स जो है हैंडमेड के आते थे, है ना। प्लस क्या करना होता था, कुछ रिफाइन काम होगा तो वो तो हाथ से ही होगा। प्लस जो फैक्ट्री के मालिक थे उनको डर लगता था कि मशीन में बहुत पैसा खर्चा करके मशीन लेकर के आ गया, है ना, फिर किसी ना किसी को तो चलाने के लिए रखना पड़ेगा। अब उस समय लोगों को आदत नहीं थी, इससे पहले किसी ने मशीन देखी नहीं है। किसी मजदूर को मैंने मशीन चलाने की जिम्मेदारी दी, उसने मशीन खराब कर दी, है ना। अब क्या है, उस मशीन को रिपेयर करने का जो लाखों का खर्चा है वो भी बेयर करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये यहाँ पे होती थी, ठीक है। ऑलराइट, तो सेकेंड फेज में हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद, न्यू इक्विपमेंट्स और मशीन्स के आने के बाद भी पुरानी इंडस्ट्रीज डिस्प्लेस नहीं हुई। थर्ड फेज, other traditional industries were much less influenced by the steam powered or metal industries. However, they did not remain stagnant either. Ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sectors. जो आप कह सकते हो नॉन मैकेनाइज्ड या फिर जो हाथ से चलने वाली इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी, जो बिना मशीन्स के काम करती थी, ये भी ग्रो होने लगी। ऐसा नहीं था कि इनका ग्रोथ कम हो गया या रुक गया। इनके साथ क्या हुआ कि अब देखिए, मैंने आपको बताया कि हाथ से की हुई काम की अपनी इंपॉर्टेंस है। सीजनल इंडस्ट्री है, फैक्ट्री के मालिक डरते थे कि अगर मशीन को खरीदने का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, ख़राब हो गई तो मेंटेनेंस का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा।
तो ज़्यादातर लोग इसी को प्रेफर करते थे, ठीक है, किसको, हैंडमेड इंडस्ट्री को या ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को। अब ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में भी कुछ इन्वेंशंस होते थे जिसकी वजह से ग्रो होती थी, ठीक है। फोर्थ फेस अगर हम देखते हैं, सो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि क्यों जो है पुरानी, जब नई इंडस्ट्रीज आ गई, मशीन्स आ गई, तो उनके आने के बाद भी जो पुरानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जहाँ मशीन नहीं थी, जहाँ हाथ से सब काम किया जाता था, उन इंडस्ट्रीज को बंद क्यों नहीं कर दिया गया? वो इंडस्ट्रीज गायब क्यों नहीं हो गई? उस सवाल को ऐसे भी पूछते हैं कि वाई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज आ गया है, मशीनीकरण का युग आ गया है, आपके पास मार्केट में ऐसी मशीनें हैं जो 10-10 क्या 50-50 लोगों को काम एक साथ करे और बहुत फास्ट करे, उसके बाद भी जो टेक्नोलॉजी है ये धीरे धीरे क्यों आई? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है वो धीरे धीरे क्यों आए, है ना? क्यों जो नई इंडस्ट्रीज थी उन्होंने पुरानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिस्प्लेस तुरंत क्यों नहीं कर दिया? तो जैसा मैंने बताया था, नई टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव थी, द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड द रिपेयर वाज कॉस्टली, दे वर नॉट एज इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स क्लेम्ड। उतना भी इफेक्टिव उनको नहीं लगता था कि नहीं, वो ये लोग कहते तो हैं कि 50 आदमी का काम करे, पर ये मेरे ख्याल से 15-20 का ही काम करती होगी। So, the machines were, at that time, the workers did not know how to run the machines. They were afraid of the machines. The machines were costly. The machines often broke down and the repair was expensive too. है ना? And साथ ही साथ many industries were seasonal in nature. They used to operate only for a couple of months in a year. So they were कि यार सिर्फ कुछ महीने तो साल में काम करना है, कौन इतना खर्चा करके मशीन लाएगा? So many industries were seasonal in nature, so they did not preferred machines or the factories, है ना, the machines in the factories. साथ ही साथ many industries wanted precise work, so for that the handmade work was really better. तो है ना, कई इंडस्ट्रीज को एकदम हैंडमेड काम चाहिए होता है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली, या द न्यू इंडस्ट्रीज, द न्यू फैक्ट्रीज कुड नॉट डिस्प्लेस द ओल्ड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। यही चेंजेस जो मैंने अभी आपको बताए थे, ठीक है। Why new industrialists could not displace traditional industries? Again, see the same answers, ठीक है। क्यों नई इंडस्ट्रियलिस्ट थे या नई इंडस्ट्रीज? इंडस्ट्रियलिस्ट किसे कहते हैं? जो इंडस्ट्री चलाता है। तो जो नए इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो नई फैक्ट्री वाले यूथ थे, है ना, जो आप कह सकते हो जो लोग नई इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि जो बिजनेसमैन नए हैं, जो फैक्ट्रियों का इस्तेमाल करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, ये लोग पुराने तरीके से काम करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट को हाथ से काम, उनकी फैक्ट्री में हाथ से काम होता होगा, है ना, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के फैक्ट्री, इंडस्ट्रियलिस्ट के फैक्ट्री में, मॉडर्न इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट की फैक्ट्री में मशीन से काम होता है। तो बेसिकली वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाई न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट कुड नॉट डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री? सेम रीजन, ठीक है। सी द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन ट्रेडिशनल इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज वेर लेस। कोई भी जाना नहीं चाहता था क्योंकि मशीन से साहब काम किया नहीं। मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, हमारी पुश्तों ने, हमने हाथ से ही सिलाई कढ़ाई की है, मशीन से कैसे कपड़ा बनेगा साहब, मशीन से कैसे डिज़ाइन निकालोगे? तो लोग वहाँ ज़्यादा जाते नहीं थे। मशीन्स वर एक्सपेंसिव, ऑफन मशीन्स ब्रोक डाउन, द रिपेयर वॉज कॉस्टली, ऑल्सो एट द सेम टाइम द वर्कर्स वर नॉट ट्रेन्ड टू यूज द मशीन्स, है ना। A large part of the production was done on handlooms. The seasonal industries did not wanted to use the machines. The intricate designs could be done only through hands. तो ये सारे reasons हैं, ठीक है, जो आप anyways deeply समझ चुके हैं। अब ये देखना, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। बेसिकली यहाँ पे आप विक्टोरियन ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। विक्टोरियन ब्रिटेन यानी कि कुछ हद तक आप समझ सकते हैं अर्ली ब्रिटेन को, ठीक है, या ये विक्टोरियन जो है, इसकी टर्म को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपसे सवाल पूछते हैं, क्या विक्टोरियन ब्रिटेन में क्या सिचुएशंस थी, विक्टोरियन ब्रिटेन में क्या रिस्पॉन्स था, ऐसे जुड़े हुए सवाल वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछते हैं, ठीक है। देखिए, विक्टोरियन ब्रिटेन में कोई शॉर्टेज नहीं था, देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर, सो वेजेस वेर लो। देखिए साहब, सीधा सा सिद्धांत है, अगर मार्केट में आलू बहुत ज़्यादा आ जाए, जैसे 100 किलो आलू एक हफ्ते में गिरता था, अभी 1000 किलो आलू एक हफ्ते में गिर गया है। जब मार्केट में किसी भी चीज़ का अबंडेंस है तो उसकी प्राइजेस गिर जाती हैं। जो आलू आज 20 रुपये किलो मिल रहा है, वो आलू अगर 100 की जगह 1000 किलो गिर गया तो वो आलू तुमको 5 रुपये या 10 रुपये किलो भी मिल सकता है, ठीक है। तो मार्केट में अबंडेंस जिस भी चीज़ का होता है उसकी वैल्यू गिर जाती है तुरंत।
उसी तरीके से एकाएक आप कह सकते हो देयर वाज नो शॉर्टेज, लेबर जो है कोई शॉर्टेज नहीं था, लेबर भी अबंडेंस में था। तुमको काम नहीं करना है 25,000 मिलेगा, काम करना है तो करो, नहीं 25 कम है तो चलो निकलो, तुम्हारे पीछे बहुत लोग खड़े हैं लाइन में। तो देयर वाज नो शॉर्टेज, तो वेजेस बहुत ज़्यादा नहीं थे। जब डिमांड बहुत ज़्यादा है लेबरों की, काम दो काम दो, काम कम है तो अपने हिसाब से काम कराते हैं। तो देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ लेबर, या आप लिख सकते हो देयर वाज अबंडेंस ह्यूमन लेबर, तो वेजेस वेर लो। क्यों विक्टोरियन ब्रिटेन, जो ब्रिटेन जो था, जो जननी है जहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई, उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को जल्दी अडॉप्ट क्यों नहीं किया, वहां पे उसने स्लोली अडॉप्ट क्यों किया? तो वो आपको बताते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ब्रिटेन में देखिए साहब मशीन खरीदना पड़ेगा पहले, और मशीन बहुत महंगी आती है, प्लस जैसा हमने कहा था मशीन अगर ख़राब हो गई तो उसका रिपेयर भी कॉस्टली है। प्लस मैं मशीन खरीदूँ क्यों? मशीन पता नहीं उससे काम होगा या नहीं होगा। मशीन तो ये 5 साल पहले ही इन्वेंट हुई है, इससे तो 500 साल पहले से तो हम है ना हमारे मज़दूरों से हाथ से काम करा रहे हैं। प्लस हमारे मज़दूर तो ऐसे हैं कि हमारे देश में मज़दूर काफ़ी ज़्यादा हैं, मजदूरी भी ज़्यादा देनी नहीं पड़ती है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि लेबर जो है उसके वेजेस लो थे, काफ़ी वेजेस लो थे। Industrialists did not want to introduce machines that got rid of human labor and required large capital investment. इसी पॉइंट को ये पॉइंट जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि वेजेस लो थे, कम पैसे में मजदूर काम कर लेते थे, तो क्यों मैं लाखों रुपए की मशीन लगाऊं और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दूं। Demand in the market was often for goods with intricate designs and specific shapes which could be produced by hand only. जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसी कुछ चीज़ें होती थी ना, इंट्रिकेट डिज़ाइन, कुछ अगर स्पेसिफिक कुछ बारीक सा आपको डिज़ाइन करना है ना, कुछ कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन करना है, जैसे ओम वगैरह बनवाना है, तो वो सब मशीन से नहीं हो पाता था, है ना। कुछ बेसिक डिज़ाइन जैसे फूल बना दो, पत्ता बना दो, ये सब मशीन से होगा। कुछ स्पेशल डिज़ाइंस या इंट्रिकेट डिज़ाइंस मशीन से नहीं बन पाते थे, इसके लिए हैंड लेबर की ज़रूरत थी। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विथ हैंड लेबर। मशीन्स प्रोड्यूस्ड गुड्स फॉर मास मार्केट। मशीन्स अक्सर मास मार्केट के लिए, मास लेवल पे आपको प्रोडक्शन करना है तो साहब ठीक है, स्पेसिफिकली आपको प्रोडक्शन करना है। जैसे बुक में आपकी कथा ये भी कहती है कि हैंडमेड गुड्स को एक पॉइंट के बाद लग्जरी आइटम की तरह देखा जाने लगा कि ये रुमाल कितने का है, ये तो 20 रुपए का है, कचरा ये क्या है, ये 250 रुपए का, अरे ये रुमाल 20 का और ये 250 का, साहब ये हैंडमेड रुमाल है, इसके हर एक रेशो को जो है साहब हाथ से सीला गया है, तो ये ले लो 250, तो बंदा भी खुशी खुशी 250 देगा कि ये लग्जरी है ना। ये आज भी होता है, हैंडमेड चीज़ों को उस वक्त ना एक लग्जरी आइटम की तरह देखा जाने लगा था। ऑलराइट, तो ये कुछ रीजंस थे, आगे आप और थोड़ा देखेंगे, नहीं इतना ही है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके तहत विक्टोरियन ब्रिटेन में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं फैल पाया या काफ़ी स्लोली फैल रहा था। क्यों साहब? क्योंकि विक्टोरियन ब्रिटेन में वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो वेजेस कम थे, ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ता था वर्कर्स के ऊपर। प्लस क्योंकि वेजेस कम है तो इंडस्ट्रियलिस्ट वेर हैप्पी, दे डिड नॉट वांटेड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन प्रोक्योरिंग इन मशीन्स। वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे लाखों रुपए मशीन्स में, है ना। द डिमांड इन द मार्केट वॉज यूजुअली फॉर इंट्रिकेट डिज़ाइन या फॉर हैंडमेड गुड्स। मार्केट में डिमांड भी हैंडमेड गुड्स की आने लगी थी। हैंडमेड गुड्स आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, हैंडमेड गुड्स वेर ऑल्सो सीन एज अ सिंबल ऑफ लग्जरी। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़े तो हम यहाँ पे बात करते हैं लाइफ ऑफ द वर्कर्स की, ठीक है। वर्कर्स की लाइफ के बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि वर्कर्स की कैसी लाइफ थी। ओवरऑल दी लाइफ ऑफ द वर्कर्स वॉज मिजरेबल, दया करने योग्य थी साहब, कोई बहुत अच्छा जीवन नहीं जी रहे थे। स्केर्सिटी ऑफ जॉब्स बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं थी, देयर वॉज नो शॉर्टेज, अबंडेंस, बहुत मजदूर थे काम करने के लिए। तो तुम 25,000 क्या और 250 रुपये में नहीं मान रहे, तुम कहोगे दिन का 150 रुपये दूंगा, तो बोलेगा यार 150 तो बहुत कम है, पीछे बहुत लोग खड़े हैं काम करने वाले। तो अबंडेंस मतलब लेबर बहुत सारे थे, तो जॉब्स की स्केर्सिटी थी कि जॉब तो 100 ही है और लेबर 500 है। तो अब क्या है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा इनके बीच और इनमें से 100 को ही जॉब मिलेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 150 को जॉब मिल गया, 50 लोग को इधर उधर एडजस्ट कर भी दिया तो भी करीब 350 लोग ऐसे होंगे जो बेरोज़गार होंगे, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी होगी, है ना। तो बेरोज़गारी थी इसलिए इनके हालात मिजरेबल थे। अब साहब
थोड़ा सा ना सोशल साइंस में लॉजिकली सोचना होता है। कुछ आंसर्स ना एक दूसरे आंसर को अपने आप जन्म दे देते हैं। जैसे अब आप मुझे बताओ, अगर जॉब नहीं है तो इनकम नहीं होगी, तो मैं एक पॉइंट अपने आप लिख सकता हूं कि पॉवर्टी, स्टारवेशन, 2 पॉइंट मैंने बना दिए, गरीबी, भुखमरी, है ना। तो एक पॉइंट से 2-3 पॉइंट्स आप खुद लिख सकते हो। अगर आपको बस इतना पता है कि द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स वॉज मिजरेबल, एज यू नो वर्कर्स वेर प्लेंटी इन नंबर एंड जॉब्स वेर वेरी लेस, therefore you know there was a shortage of jobs, many people were unemployed, है ना, therefore there was poverty and starvation। तो ये पॉइंट भी सही होगा, पॉवर्टी और स्टारवेशन वाला। भाई साहब सीधी सी बात है, जब जॉब नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, तो गरीबी और भुखमरी तो होगी, ठीक है। एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशंस। अब जॉब बहुत कम थी मार्केट में, है ना, ज़्यादातर लोग बेरोजगार घूमते थे, तो जो कुछ गिनी चुनी जॉब्स थी भी मार्केट में, वो जॉब भी आपको मिलेगी या नहीं, ये किस चीज़ पे निर्धारित होती थी कि आपका कोई रिश्तेदार है या नहीं। अक्सर लोग अपने रिश्तेदारों को फेवर दिलाते थे कि यार जॉब की बहुत गरज है मार्केट में, मैं इसको जॉब दिला दूंगा तो ये जीवन भर मेरा कर्जदार रहेगा, या है ना, लोग अपने रिश्तेदारों को प्रेफर करते थे कि कोई अगर किसी कारण से कंपनी छोड़ता भी था ना, तो वो सुनिश्चित करता था कि मेरी जगह मेरा कोई रिश्तेदार ही आके काम करे। तो जॉब जो है वो मिलती भी थी, तो इट डिड नॉट यू डिड नॉट यूज टू गेट द जॉब बेस्ड अपॉन योर एबिलिटी टू डू द वर्क, तुम कितने टैलेंटेड हो, नहीं। उस समय ऐसा होता था कि आपका नेटवर्क कैसा है, फ्रेंडशिप और आपके किन रिलेशंस, यानी कि आपके पारिवारिक रिलेशंस का। मोस्ट ऑफ द वर्क वॉज सीजनल, सो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स विदाउट वर्क। ज़्यादातर काम जो होता था वो सीजनल होता था। जैसे अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो पहले की जो अचार इंडस्ट्री थी, आज तो वो आजकल जो कांच की बोतलों में अचार मिलता है वो तो 12 मास मिलता है। आज से 40-50 साल पहले, मेरी उम्र इतनी नहीं है लेकिन आज से 40-50 साल पहले जो अचार का बिजनेस होता था वो सबसे ज़्यादा कब चलता था, गर्मियों के सीज़न में और उसके 2-3 महीने बाद तक। क्योंकि गर्मी के अचार को आपको पता है धूप में रखना पड़ता है ताकि वो अच्छे से अच्छे तरीके से पके, ठीक है। तो गर्मियों के सीज़न में साहब क्या होता है, गर्मियों के सीज़न में अचार जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिकते थे। एक बार गर्मी का मौसम चला गया उसके 2-3 महीने बाद तक, उसके बाद अचार उतना नहीं बिकते थे मार्केट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अचार जो है वो धूप में बेस्ट, धूप में उसको रखोगे तो उसका टेस्ट निखर के आता है। तो ये भी एक सीजनल इंडस्ट्री थी, है ना। वो साल के कुछ 5-6 महीना होता था, बाकी 5-6 महीना नहीं होता था। तो जो अचार की इंडस्ट्री में काम करता होगा लेबर, उसके पास आधा साल काम होगा, बचा आधा साल उसके पास काम नहीं होगा। तो सीजनल इंडस्ट्री था, तो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऐसे भी होते थे जब विदाउट वर्क कोई काम नहीं होता था। रियल वेजेस फेल, सो पॉवर्टी इंक्रीज। साहब ये रियल वेजेस क्या होते हैं? अब वेजेस तो हमें पता है कि भाई कितनी आमदनी होती है, दिन का कितना पैसा मिलता है उसको, वर्कर को। वेजेस तो हमें पता है, रियल वेजेस क्या होते हैं? देखिए आप कल्पना कीजिए कि किसी की तनख्वाह 10,000 रुपये है। आज से 10 साल पहले 10,000 रुपये एक मिडिल क्लास आदमी का घर चलाने के लिए काफ़ी थे, आज से 10 साल पहले। लेकिन आज वो 10,000 रुपये बहुत कम है। तो मान लो कि वो 10,000 तो 10,000 ही है, यानी कि रियल वेजेस, यानी कि देखो वर्कर्स के साथ क्या होता था कि जैसे पहले क्या था, 10,000 रुपये काफ़ी होते थे एक मिडिल क्लास परिवार का घर चलाने के लिए। लेकिन आज काफ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज महंगाई बढ़ गई है। पैसा उतने का उतने ही, 10,000 ही है, उसको आज हम 8,000 नहीं कहते, 10,000 को 10,000 ही कहते हैं। लेकिन द रियल वैल्यू ऑफ वेजेस हैज डिक्लाइंड। इसका मतलब है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो पहले वो 10,000 में जितनी चीज़ें आ जाती थी, आज 10,000 में उतनी चीज़ें नहीं आएंगी क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो द वैल्यू ऑफ रियल वेजेस डिक्लाइंड या रियल वेजेस फेल, उसका यही मतलब है कि द इन्फ्लेशन हैपेंड। मार्केट में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पहले कम पैसों में जो चीज़ें आ जाती थी, पहले भी तुम 150 रुपये कमाते थे एक दिन का, आज भी 150 रुपये कमा रहे हो। लेकिन आज महंगाई इतनी बढ़ गई है मार्केट में कि तुम काफ़ी चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हो। क्यों? क्योंकि 150 रुपये तो तुम आज भी कमा रहे हो, लेकिन महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट इट इज़ मेंट व्हेन वी से दैट रियल वेजेस फेल या वैल्यू ऑफ रियल वेजेस डिक्लाइंड। फियर ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू द न्यू टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स वे अटैक्ड बाय द वर्कर्स, ठीक है। पहले ही वर्कर्स की हालत इतनी ख़राब थी, उनकी लाइफ मिजरेबल थी, जॉब्स की स्केर्सिटी थी। जिन लोगों को जॉब मिलती भी थी उनको भी सेटिंग लगा के चाचा ताऊ से, है ना,
सीजनल इंडस्ट्रीज में तो पूरा साल भर काम रहता भी नहीं था, महंगाई की वजह से उनके वेजेस की वैल्यू गिर गई, ऐसे ही बहुत पिटी हुई हालत थी, बहुत मिजरेबल हालत थी उनकी। और ऐसे में जब मशीन्स आ गए तो उनको ये लगा कि मशीन्स में तो कैपेबिलिटी की है, वो 10, 50, 100 वर्कर्स का काम अकेले कर लेगा। तो अब क्या होगा, अब तो जिन लोगों को काम मिलता था उनको भी काम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब क्या है, मशीन आ गई है, तो अब 100 की जगह वो सिर्फ 30 लोगों को हायर करेंगे। वो कुछ लोग तो चाहिए ना मशीन चलाने के लिए, बाकी 10-10, 20-20 लोगों का काम तो मशीन खुद ही कर रही है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, गुस्से में उन्होंने मशीन्स को अटैक करने लगे। ठीक है, मशीन्स वे अटैक्ड बाय द वर्कर्स। ऑलराइट, एक क्वेश्चन सीबीएसई आपसे ये भी पूछती है कि व्हाई विमेन वर्कर्स अटैक्ड, है ना, विमेन वर्कर्स ने भी मशीन्स को अटैक किया था। उसका भी सेम ही रीजन था, क्योंकि आपको पता है कि उनको फियर था इस बात का, अंडर एम्प्लॉयमेंट का। उनको फियर इस बात का था कि ऐसे भी मार्केट में एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, प्लस मशीन्स आ गए एंड मशीन्स आर केपेबल ऑफ डूइंग मल्टीटास्किंग जॉब्स। मशीन्स आर मल्टीटास्किंग मतलब क्या होता था, पहले क्या होता था, अच्छा है ना, पापड़ बेलने वाला एक आदमी होगा, उसको पैसा दो, है ना, फिर पापड़ को सेकने वाला एक आदमी होगा, उसको पैसा दो, फिर पापड़ को धूप में सुखाने वाला एक आदमी होगा, उसको पैसा दो, फिर पापड़ को पैक करने वाला एक आदमी होगा, उसको पैसा दो, सबको पैसा देना पड़ता था। अब मशीन्स क्या है कि मशीन है, एक साइड से आप पापड़ की वो पापड़ कच्चे पापड़ डालो, दूसरे साइड से वो उसको थोड़ा सा रोस्ट करके अपने आप पैक करके निकाल देगी। तो मल्टीटास्किंग है। अब मेरे को 4 लोग को पैसा नहीं देना है, बस 1 लाख रुपए की मशीन लाके खड़ी कर देनी है, तो 4 लोगों का तो रोजगार गया, है ना। तो मल्टीटास्किंग होती थी मशीन्स, प्लस कई लोगों का काम खुद कर पाती थी, इसलिए लोगों ने उन्हें अटैक करना शुरू किया कि ये मशीन्स की वजह से हम मजदूरों का घर नहीं चलेगा। ठीक है, आफ्टर द 1840s a rise in employment opportunities due to an increase in building activities। ठीक है, हालांकि बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई कि इन मजदूरों को फैक्ट्री में काम नहीं मिला, तो क्या हुआ, 1840 के बाद जो है डेवलपमेंट भी होने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से ये अच्छा हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री और रेलवे के इन्वेंशन के बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री तो डेवलप हुई, साथ ही साथ बाकी इंडस्ट्रीज भी आने लगी। पहले क्या होता था, भाई साहब कच्चा सड़क है, पतली सड़क है, गाड़ियां तो होती नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, फैक्ट्री तो कोई है नहीं, गाड़ी कहाँ से बनेगी, मशीन तो कोई होता नहीं था, तो लोग पैदल ही चलते थे। पैदल चलने के लिए कितना चौड़ा सड़क चाहिए, थोड़ा सा सड़क ही होता था। अब क्या है कि गाड़ियाँ बनने लगी, फलाना ढिमकाना, तो अब क्या है कि रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इन सब में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने लगा। किन लोगों को, वर्कर्स को। ठीक है, तो जिन वर्कर्स को फैक्ट्रियों में काम नहीं मिल पाता था उनको, है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिला इन द वाइडनिंग ऑफ रोड्स, डिगिंग ऑफ टनल्स, लेइंग ऑफ ड्रेनेज, सीवर, यानी कि सिटी के काम में उनको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। वाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन द 19th century यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन लेबर ओवर मशीन्स, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, स्पिनिंग जेनी, दिस मशीन वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स हारग्रीव्स। ये जेम्स हारग्रीव्स का नाम याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स ने इन्वेंट किया था स्पिनिंग जेनी को इन 1764। इट स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस लेबर डिमांड। इसने क्या किया, स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस को काफ़ी स्पीड अप कर दिया और लेबर डिमांड को काफ़ी रिड्यूस कर दिया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए स्पिनिंग मतलब जैसे जो चरखा जो काम करता है ना, वो भी स्पिनिंग का ही काम है, एक धागे को दूसरे से जोड़ना, दूसरे को तीसरे से जोड़ करके कपड़ा बनाना। तो ये पहले हाथ से चरखा चला के होता था, अब क्या है मशीन से होने लगा है ना। आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकली भी, जैसे भी आप स्पिन करें उसको, ये मशीन से होने लगा, बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगा, तो लेबर डिमांड इससे कम हो गई और स्पिनिंग प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो गया। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, अब आप पढ़ोगे कि द ग्रेट इंडियन ट्रेड नेटवर्क क्या था और वो कैसे वो बर्बाद हुआ। उससे पहले आप एक नज़र यहाँ डालो। तो इंडियन ट्रेड नेटवर्क समझने से पहले आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। ठीक है, सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट। देखिए हमारे जो कपड़े थे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंडिया वॉज द अबोर्ड ऑफ, उसे स्वर्ग माना जाता था किसका, टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, कपड़ों का और मसालों का। ठीक है, इंडिया वॉज द अबोर्ड ऑफ टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस। हमारे यहाँ के कपड़े बहुत ज़्यादा मशहूर होते थे, चाहे रेशम के कपड़े हो या खादी के कपड़े हो या किसी भी तरीके के। इंडिया वॉज द अबोर्ड ऑफ टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस। टेक्सटाइल और स्पाइसेस ये चीज़ें भारत से पूरे विश्व में फैलती थी, प्रमुख तौर पे सिल्क रूट से। ठीक है,
तो अब कथा ये कहती है कि ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे थी, सिल्क एंड कॉटन गुड्स डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट, और उसका अपना एक रीज़न था। देखिए जो कोर्सर यानी कि जो मोटे कपड़े हैं वो तो सब बनाते थे, लेकिन भारत के जो टेक्सटाइल होते थे वो बहुत फाइनर होते थे। सो एवरीवन यूज्ड टू मैन्युफैक्चर दोस कोर्सर गुड्स और द कोर्सर क्लोथ्स, बट द इंडियन क्लोथ्स वर वेरी फाइन। वो बहुत फाइन होते थे, एकदम पतले होते थे, और फिर काफ़ी उसमें ऐसा नहीं है कि पतले हैं तो इजीली फट जाएंगे, काफ़ी फाइन। तो ये फाइनर गुड जो है ये बनाना सिर्फ भारत के लोगों को आता था, इसलिए वो कहते भी हैं फाइनर वेराइटीज केम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, फाइनर वेराइटी ऑफ क्लोथ्स या फाइनर वेराइटी ऑफ टेक्सटाइल्स ओनली केम फ्रॉम इंडिया। बाहर क्या है कि ऐसे बड़े बड़े कालीन जैसे कपड़े दिखेंगे तो अच्छे कपड़े हैं, लेकिन वो मोटे हैं, पर उसी क्वालिटी को अगर आप पतले में ले आए और उसमें अच्छा डिज़ाइन डाल दे, उसमें मजबूती दे दे, तो ये कमाल की बात है। तो फाइनर वेराइटीज़ केम फ्रॉम इंडिया, और अर्मेनिया और पर्शिया के जो मर्चेंट्स थे ये भारत से वो कपड़े ले जाके अफगानिस्तान, पर्शिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट ऐसी जगहों पर बेचते थे। ठीक है, उस वक्त 3 पोर्ट्स थे, सूरत, मसूलीपट्टनम एंड हुगली। ठीक है, सूरत, मसूलीपट्टनम एंड हुगली वेर द फेमस पोर्ट्स। अ वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। देखिए एक्सपोर्ट ट्रेड यानी कि नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन ट्रेड नेटवर्क। अब ये इंडियन ट्रेड नेटवर्क एग्जैक्टली क्या था ये मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, प्लस अलग से मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि अलग से वो ये भी पूछते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने इस इंडियन ट्रेड नेटवर्क को ध्वस्त किया। ठीक है, at the ports the big shippers and export merchants had brokers who negotiated the prices and bought goods from supply merchants। ठीक है, सूरत, मसूलीपट्टनम एंड हुगली वे द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, उस वक्त बॉम्बे, कैलकाटा, ये सब पोर्ट्स है ना, मद्रास, ये सारे पोर्ट्स इतने फेमस नहीं हुए थे जितना सूरत, मसूलीपट्टनम एंड हुगली हुए थे। अब इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एकदम बेसिक टर्म्स में मैं आपको इंडियन ट्रेड नेटवर्क समझाता हूँ कि क्या है। पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि सूरत, हुगली एंड मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम की स्पेलिंग मैं जो सोच रहा हूँ वही है ना, MASULI। हाँ, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, ये मेजर पोर्ट्स थे। क्यों? मद्रास, बॉम्बे, ये सारे, मद्रास क्या चेन्नई का पुराना नाम, चेन्नई, बॉम्बे, ये सब फेमस पोर्ट्स क्यों नहीं है? देखिए सूरत जो है वो गुजरात में है। ठीक है, हुगली जो है वो इस साइड है, मसूलीपट्टनम दक्षिण भारत में। तो आप देखो तो वेस्ट की तरफ से, ईस्ट की तरफ से और यहाँ से नीचे की तरफ जाने के जो 3 मेजर पोर्ट्स थे भारत के 3 अलग अलग जगहों पर, वो काफ़ी फेमस हो गए थे। सो एट दैट टाइम सूरत, मसूलीपट्टनम एंड हुगली वे द फेमस पोर्ट्स। अब इंडियन ट्रेड नेटवर्क था किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। एकदम सिंपल में, इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन इंडियन ट्रेड नेटवर्क का नहीं होगा। एकदम सरल भाषा में अगर आपको बताया जाए तो एक तरफ होते थे आपके वीवर्स। वीवर्स जो उस समय भारत में ज़्यादातर गांव ही होते थे, शहर तो होते नहीं थे। तो गांव के वो लोग जिनको कपड़ा बनाने की कला आती थी, जो पुश्तों से कपड़ा बना रहे हैं, जिन्होंने फाइन कपड़ा बनाने आता, मैंने बताया ना मोटा कपड़ा तो पूरी दुनिया बनाती है, फाइनर वेरिएंट भारत में बनता था। जो फाइन कपड़े बनाते थे उसमें अच्छे से अच्छा डिज़ाइन, मैं जब ये चैप्टर मैंने इन डेप्थ पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि इस देश की संस्कृति ऐसे थे कि साड़ियों के बॉर्डर्स पे, ये कथा नहीं है, सत्य है, कभी देखना गूगल पे, ऐसे हाथी बनते थे कि जब महिला साड़ी पहन के चलती थी और वो साड़ी हिलेगी, जाहिर सी बात है शरीर हिलता है चलते वक्त, तो दूर से देखने पे ऐसा लगता था कि वो हाथी भी चल रहा है। इतना फाइन और इतना कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, आप कह सकते हो इतना सुप्रीम और इतना कमाल का डिज़ाइन वो बनाते थे। इस लेवल की नक्काशी कहना गलत होगा, इस लेवल की आर्टिस्ट्री थी उस काम में। तो ये कौन करते थे? वीवर्स करते थे, है ना। वीवर्स, बीच में कौन आते थे? बीच में इस नेटवर्क के आते थे सप्लाई मर्चेंट्स। ठीक है, और सप्लाई मर्चेंट्स की बाद इस नेटवर्क में आते थे आपके ब्रोकर्स। ये ब्रोकर्स किसके होते थे? दीस वर द ब्रोकर्स ऑफ बिग ट्रेड मर्चेंट्स। बड़े आदमी खुद कहाँ बात करते हैं साहब, उनके लिए तो आदमी होते हैं जो उनसे बात करेंगे, उनके बदले में बात करेंगे। ठीक है, बड़े लोग खुद कहाँ बात करते हैं। तो अब ये नेटवर्क इस तरीके से था कि सप्लाई मर्चेंट जो है ये वीवर्स के पास जाता था गांव में, उन्हें कुछ पैसा देता था। अब सप्लाई मर्चेंट के पास भी पैसा कहाँ से आता था? तो सप्लाई मर्चेंट भी जो है लोन लेता था। सप्लाई मर्चेंट भी बैंक से लोन लेता था। अब बैंक यानी कि उस वक्त सेठ, तालुकदार जो भी होगा, तो ये सप्लाई मर्चेंट भी लोन लेते थे।
लोन से कुछ पैसा आया सप्लाई मर्चेंट के पास, फिर वो पैसा लेके सप्लाई मर्चेंट गांव में गया, क्योंकि वीवर्स जो थे ये तो विलेजेस में ही मिलेंगे, ठीक है। ये गांव में गया वीवर के पास, उसको कुछ उससे पैसा दे करके वीवर से कपड़ा ले आए, ठीक है। वीवर से कपड़ा किसने ले लिया? सप्लाई मर्चेंट में। फिर सप्लाई मर्चेंट ये कपड़ा लेकर के कहाँ गया? बड़े बड़े पोर्ट्स पे गया, जैसे जो फेमस पोर्ट्स थे, जैसे सूरत के, हुगली के, मसूलीपट्टनम के, और भी कुछ फेमस पोर्ट्स थे, ये 3 सबसे फेमस है। तो सप्लाई मर्चेंट वॉज नॉट अ हॉट शॉट। सप्लाई मर्चेंट कोई करोड़पति व्यक्ति नहीं था, वो खुद उधार लेता था कुछ पैसे बल्क में, वो लेकर के वो गांव में जाता था, और ये इन सेठ का कपड़ा बहुत अच्छा है, इस वीवर का कपड़ा बनाने का, इनकी वाइफ बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाती है, साहब ये पैसा लो और ये इतने कपड़े आप मेरे को 250 पेयर कपड़े दे दो। तो गांव के वीवर से कपड़ा ले लिया, उसको पैसा दे दिया, फिर वो कपड़ा लेकर के कहाँ जाएगा? पोर्ट पे। पोर्ट पे कौन? जो बड़े ट्रेड मर्चेंट्स थे। अब उस समय ट्रेडिंग समुद्र से होती थी, हवाई जहाज तो बना नहीं था, आज भी ज़्यादातर ट्रेडिंग समुद्र से होती है। खैर, कथा ये कहती है कि बिग ट्रेड मर्चेंट्स जो थे वो पोर्ट पे इंतजार करते थे, कब आएगा कब आएगा, है ना। वो पोर्ट पे इंतजार करते थे कि जल्द से जल्द मुझे यहाँ पे, है ना, कपड़ा मिल जाए भारत का, तुरंत मैं शिप में अनलोड करके निकल जाऊंगा। जितना ज़्यादा समय आप पोर्ट पे रुकोगे उतना ज़्यादा आपको, है ना, टैक्स देना पड़ेगा। तो ये लोग वेट करते थे। पोर्ट पे कौन होते थे? बड़े बड़े ट्रेड मर्चेंट्स, देश विदेश से, है ना, कोई अर्मेनिया से आया है, कोई चाइना से आया है, चाइना से तो ज़्यादातर लैंड से आते होंगे, कोई यूरोप से आया है, कोई पोर्चुगीज से आया है। बड़े बड़े ट्रेड मर्चेंट्स वेट करते थे पोर्ट पे, और ये सप्लाई मर्चेंट वीवर से कपड़ा लेके पोर्ट पे जाता था। अब ये बिग ट्रेड मर्चेंट्स खुद डील नहीं करते थे, इनके जो ब्रोकर्स होते थे ये डील करते थे सप्लाई मर्चेंट के साथ। सप्लाई मर्चेंट इनको कपड़ा बेच देता था, ये कपड़ा लेकर के पोर्ट पर ही है, फटाफट जहाज में कपड़ा डाल के निकल जाते थे। अब सप्लाई मर्चेंट को जो पैसे मिल गए उससे वो बैंक का लोन भरेगा और अपना घर चलाएगा। सो दिस वॉज द इंडियन ट्रेड नेटवर्क। अगर वो आपसे कभी पूछते इंडियन ट्रेड नेटवर्क के बारे में, तो इसी चीज़ को आपको पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। इंडियन ट्रेड नेटवर्क में मेनली 3 ही लोग थे। एक तरफ थे आपके वीवर्स, एक तरफ था आपका सप्लाई मर्चेंट, और एक तरफ थे आपके ब्रोकर्स, द ब्रोकर्स ऑफ द बिग ट्रेड मर्चेंट्स। दीज वर द 3 इंपॉर्टेंट पीपल। एंड देखिए, जो बेसिक, जिसको थोड़ा मोड़ा भी आइडिया हो उसको समझ में आ गया होगा कि सप्लाई मर्चेंट वॉज इनफैक्ट द की। और जब हम इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इंडियन ट्रेड नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, तब हम देखेंगे कैसे सप्लाई मर्चेंट की जगह वो गोमास्तास को ले आए, ठीक है। खैर, ये बाद का विषय है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। एकदम सिंपल में आप अगर देखें इंडियन ट्रेड नेटवर्क को, तो सप्लाई मर्चेंट कुछ पैसे कहीं से लेकर के, कर्जा लेकर के गांव में वीवर से कपड़ा खरीदता था, फिर वो कपड़ा पोर्ट पे जो बिग ट्रेड मर्चेंट्स के ब्रोकर्स होते थे उनको बेचता था। उससे वो जो पैसा ब्रोकर्स को बेचेगा तो पैसा मिलेगा उसको, उस पैसे से वो अपना लोन भरता था, और फिर जो कुछ पैसे बचते थे उससे अपना घर चलाता था, ठीक है। सो दिस इज द इंडियन ट्रेड नेटवर्क इन एज सिंपल टर्म्स एज इट कैन बी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ठीक है। बाय 1750 द ट्रेड नेटवर्क कंट्रोल्ड बाय इंडियन मर्चेंट वाज ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। क्यों ब्रेक डाउन होने लगा? जो इंडियन मर्चेंट्स का ट्रेड नेटवर्क था वो ब्रेक डाउन क्यों होने लगा, या इंडियन मर्चेंट्स का जो ट्रेड नेटवर्क था वो कैसे बर्बाद हो गया? तो वो आपको बताते हैं क्यों। द यूरोपियन कंपनीज गेन्ड पावर, है ना, दे गेन्ड पावर एंड दे गेन्ड कंट्रोल ओवर पोर्ट्स। अब कहानी ये कहती है साहब कि हुआ क्या कि ये अंग्रेज जो थे बड़े चालाक थे। ये क्या करते थे, जो भी फेमस पोर्ट थे जैसे सूरत और हुगली, ये वो पोर्ट जो है, उस पोर्ट का कोई ना कोई, जिस एरिया में पड़ता है वहाँ का कोई ना कोई राजा तो होगा, तो ये उसके पास जाते थे, बोलते थे राजा साहब हमें पता है कि आपको बहुत परेशानी होती है, आपके राज्य में ये जो पोर्ट आता है उस पोर्ट पे न जाने लाखों हर महीने न जाने हजारों लाखों कितनी विदेशी जहाज़ें आती हैं, हर जहाज़ का रिकॉर्ड रखना, उनसे टैक्स कलेक्ट करना बहुत मेहनत का काम है। आप एक काम करो, आप हमसे इतना पैसा लो और इस पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हमको दे दो, इस पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हमको दे दो, आज से हम ही इस पोर्ट का पालन पोषण करेंगे, हम आपके बदले जाकर के सारा टैक्स कलेक्ट करेंगे और आपको ला करके दे देंगे। तो राजा को लगता था ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि भाई कोई मेरा काम करने के लिए तैयार है ना, प्लस वो मेरे को सारा टैक्स कलेक्ट करके दे देगा और कॉन्ट्रैक्ट उसको मैं अगर मैं दूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट लेने के बदले में वो मुझे अलग से पैसे भी दे रहा है।
तो राजा खुश होकर मान जाते थे, लेकिन ये अंग्रेजों की चाल होती थी। एक बार उनको पोर्ट के राइट्स मिल जाते थे, फिर जब सप्लाई मर्चेंट, माफ कीजिए, हाँ, फिर जब सप्लाई मर्चेंट पोर्ट पर जाता था तो उसको गेट पे ही अंग्रेज लोग रोक लेते थे, क्योंकि अब पोर्ट का राइट किसके पास है? अब पोर्ट का राइट है अंग्रेजों के पास। तो सप्लाई मर्चेंट को गेट पर ही रोक के बोलते थे भाग जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए तुम्हारा काम। तो वो तो बोलता था साहब मैं तो कई सालों से यहाँ आके सामान बेच रहा हूँ। हाँ, वो बेचते होगे, जमीन आज हमारी है अब से। लेकिन अरे समुद्र का किनारा कैसे किसी का हो सकता है? और वो तो भोले भाले लोग थे उस समय के, उनको तो यही लगता था, तो उसको डांट के डफरा के ऐसे ही भगा दिया होगा। अब सप्लाई मर्चेंट की तुम हालत समझो। सप्लाई मर्चेंट ने लोन लिया है, उसने वीवर को पैसे देके गांव से कपड़ा तो ले आया, पर उसने कपड़ा बेचा ही नहीं आगे, क्योंकि उसको पोर्ट से ही भगा दिया। अब वो कर्जा कहां से भरेगा, है ना? उसने लोन लिया, अब उस कपड़े का करे क्या? वो वीवर को वापस भी नहीं दे सकता, क्योंकि वीवर को पैसे दे चुका है। तो सप्लाई मर्चेंट अब यहां फंस गए, और सप्लाई मर्चेंट्स की वजह से इनको अगर आपने बर्बाद कर दिया, एंड सप्लाई मर्चेंट्स वे इनफैक्ट द की इन द इंडियन ट्रेड नेटवर्क, तो इस तरीके से उन्होंने एक शुरुआत कर दी, एक फूट डाल दी पूरे के पूरे इंडियन ट्रेड नेटवर्क में, ठीक है ना? बाय गेनिंग कंट्रोल ओवर द पोर्ट्स। ऑलराइट, डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत एंड हुगली। सूरत और हुगली जो है वो डिक्लाइन होगा। इसी तरीके से वो पूछते भी हैं, वाई सूरत एंड हुगली डिक्लाइंड? बिकॉज यू नो द ब्रिटिशर्स गॉट कंट्रोल ओवर द पोर्ट्स ऑफ सूरत एंड हुगली, एंड देन दे स्टार्टेड मॉनिटरिंग, या दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग द ट्रेड। फिर वो कंट्रोल करने लगे। एक बार तुमने पोर्ट का अधिकार दे दिया अंग्रेजों को कि ये पोर्ट पे तुम्हारा राइट है, उसके बाद वो तय करेंगे कि कौन सा जहाज इस पोर्ट पर लंगर डालेगा, कौन सा नहीं डालेगा। वो किसी बड़े जहाज को आने ही नहीं देते थे, क्योंकि सूरत और हुगली को डुबाना ही था उनको, क्योंकि उनके लिए तो बॉम्बे का पोर्ट सही था, तो उनको सूरत और हुगली डुबाना ही था, ठीक है। सो सूरत एंड हुगली डिक्लाइन बिकॉज द ब्रिटिशर्स गेन्ड कंट्रोल ओवर द पोर्ट्स, they monitored, they controlled the flow of trade, and that's why Surat and Hooghly declined. They controlled the flow of trade through these ports, and that's why Surat and Hooghly declined. But Bombay and Calcutta grew. क्यों? क्योंकि इनके ऊपर अंग्रेजों की कृपा थी। बॉम्बे और कैलकाटा पोर्ट, अब उसका स्पेसिफिक रीजन भी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन बॉम्बे और कैलकाटा पोर्ट जो है वो ग्रो हुए, वाइल सूरत एंड हुगली डिक्लाइंड। क्योंकि बॉम्बे एंड कैलकाटा मॉडर्न पोर्ट्स थे, इन पोर्ट्स को ब्रिटिशर्स ने ही डेवलप किया था, ठीक है, अपने फायदे के लिए। तो ये चाहते थे कि अब मैंने जिसको डेवलप किया मैं तो उसी को ग्रो कराऊंगा, है ना। नो डिक्लाइन इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इनिशियली। इंडियन टेक्सटाइल वॉज स्टिल इन ग्रेट डिमांड इन 18th सेंचुरी यूरोप, ठीक है। भले ही तुमने ये सब कर दिया, उसके बाद भी भारत का कपड़ा इतना अच्छा था कि उसकी डिमांड पूरी दुनिया में रहती थी, ठीक है। इंडियन ट्रेड नेटवर्क आप समझ चुके हैं। अब आगे थोड़ा सा आप समझेंगे गोमास्तास के बारे में और किस तरीके से एग्जैक्टली इंडियन ट्रेड नेटवर्क को उन्होंने बर्बाद किया, ठीक है। पहले ये समझ लो एक बार, व्हाट हैपेंड टू वीवर्स आफ्टर एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल कंट्रोल बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1760s onwards established its monopoly over Indian trade. The existing traders and brokers were eliminated and direct control over, यहाँ गुमास्ता, हाँ ये रहा। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ क्या हुआ था, आप इतना मत पढ़ो आप, ठीक है। देखिए साहब, कथा ये कहती है कि आपको पता है इंडियन ट्रेड नेटवर्क उन्होंने बर्बाद कर दिया पोर्ट के ऊपर कंट्रोल लेकर के, और सप्लाई मर्चेंट को पोर्ट के गेट से ही भगा करके। वो यहीं पे नहीं रुके, क्योंकि इसके बावजूद भारत के कपड़ों की डिमांड इतनी थी कि कहीं ना कहीं से मिलता था। उन्होंने ये सोचा कि सप्लाई मर्चेंट, अगर मैं आपको वापस दिखाऊं, ठीक है, देखो कितना बड़ा षड्यंत्र था। जब तक भारत के वीवर्स कपड़े बनाते रहेंगे, जब तक भारत का वो फाइनर क्वालिटी का कपड़ा बनता रहेगा, वो तो लोग वही खरीदेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, ब्रिटेन में मैनचेस्टर में बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उससे कपड़ा बन रहा है, कोई खरीद नहीं रहा, क्योंकि भाई सदियों से भारत के मसाले और भारत के कपड़े उन्होंने मार्केट को पकड़ के रखा है। पीपल लव द क्वालिटी, पीपल हैव नेवर सीन दिस क्वालिटी दैट यू नो व्हेन अ वुमन वॉक्स, यू नो इट्स लाइक द डिजाइन ऑन अ बॉर्डर्स ऑफ वॉकिंग विथ हर, पीपल हैड नेवर सीन इट, दे वर थ्रिल्ड, दे वर फैसिनेटेड, सो दे ऑलवेज, द इंडियन क्लोथ्स वेर इन ह्यूज डिमांड। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इसको बंद कराओ, भले ही ये महान कला दुनिया से लुप्त हो जाए, लेकिन हमें सिर्फ अपना माल बेचने से मतलब है, दुनिया पीछे जाए तो जाए, हमें सिर्फ मुनाफे से मतलब है। ये उनकी सोच थी। ये मैं चाहता हूं आप इस सोच को समझे कि जीवन में कैसा नहीं बनना है, ठीक है।
तो उन्होंने सप्लाई मर्चेंट्स का तो है ना, इनकी बैंड तो पहले ही बजा दी थी। ये लोग कर्जा भर नहीं पाते थे क्योंकि ये बेचने जाते थे, पोर्ट के गेट से भगा देते थे। लेकिन वीवर्स कपड़े अभी भी बना रहे हैं, भारत के कपड़ों की डिमांड विश्व में अभी भी है, तो कहीं ना कहीं से वीवर कपड़ा दे देता था, किसी को कोई चुपके से ले जाके बेच देता था और वो विदेश में चले जाता था। तो इन्होंने क्या किया, सप्लाई मर्चेंट्स की जगह एक ब्रिटिश पेड सर्वेंट लेकर के आ गए। ठीक है, ब्रिटिश पेड सर्वेंट कॉल्ड द गुमास्ता। अभी गुमास्ता क्या था, ब्रिटिश पेड सर्वेंट, इसका भी काम वही था जो सप्लाई मर्चेंट का था। गुमास्ता क्या करता था, ये भी कहाँ जाता था, ये भी गांव में जाता था। वीवर जो गरीब साहब, वो उस समय कोई बहुत अमीरी तो नहीं थी देश में, क्योंकि इतना आक्रमण तुम्हारा देश झेल चुका था इनके आने से भी पहले। तो गांव के जो माफ कीजिए, जो गरीब वीवर्स होते थे, उनको जाकर के बोलता था कि एक काम करो, ये नहीं पैसा दे, जिसके पास है पैसा दो सेठ को। उनको ऐसे इतना मोटा, जितना देखा ना हो, 50,000 गड्डी लाद दिया। वो गरीब आदमी तो उसकी मतलब पैसा तो देखा नहीं है, उसकी छाती पर लाद दिया तुमने 50,000, ये लो 50,000 रुपये। किस लिए साहब, वो तुम बहुत अच्छे वीवर हो, हमको मालूम है, हम अंग्रेजी सरकार के सेवक हैं, गुमास्ता है ना, तो ये पैसा लो, इससे तुम कपड़ा खरीदना, सुई धागा खरीदना। अरे वीवर है तो कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बनाने के लिए भी तो रॉ कॉटन खरीदना पड़ेगा, है ना, अलग अलग रंग के धागे खरीदने पड़ेंगे, सामान खरीदना पड़ेगा ना, तो ये तुम पैसा लो, है ना, और सामान खरीदो और कपड़ा बनाओ। लेकिन कपड़ा बनाने के बाद जितना भी कपड़ा बनाओगे, चाहे 5 पेयर बनाओ या 500 पेयर, 5 साड़ी बनाओ या 5,000, जितना भी बनाओगे हमको ही, मेरे को ही बेचना, है ना। ये पैसा मैं तुमको कर्जा दे रहा हूँ 50,000, तुम चलो सब लोग 6% इंटरेस्ट लेते हैं, तुम 3% देना, लेकिन तुम्हारा माल मुझे ही बेचना, ठीक है, ऐसा बोल के वो निकल जाते थे। तो गोमास्तास क्या करते थे, ये विलेजेस में जाकर के वीवर्स को लोन ऑफर करते थे टू परचेज दी आइटम्स या द इक्विपमेंट्स नेसेसरी फॉर वीविंग ऑन द कंडीशन दैट वीवर्स हैव टू सेल देयर गुड्स ओनली टू द गोमास्तास। अब कथा ये कहती है कि ये ऐसा करते थे। अब आगे चल के क्या होता था कि वीवर अपना सामान गुमास्तास को बेचने लगे और गुमास्ता बाद में अंग्रेजी सरकार के चरणों में वो सामान डाल देता था और ब्रिटिशर्स उसको विदेश में बेचते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई कि गुमास्ता जो है, इनका कोई रिलेशनशिप नहीं था वीवर्स के साथ। देखो, सप्लाई मर्चेंट अपने आप में ये कोई बहुत करोड़पति व्यक्ति नहीं था, ये तो खुद कर्जा लेके ट्रेडिंग करता था। और सप्लाई मर्चेंट भी गांव का ही कोई व्यक्ति होता था, सप्लाई मर्चेंट भी गांव का ही कोई व्यक्ति होता था। अब क्या था कि वीवर और सप्लाई मर्चेंट के रिलेशनशिप्स अच्छे होते थे कि सप्लाई मर्चेंट को, अगर मान लो वीवर तो गरीब है, सप्लाई मर्चेंट थोड़ा ठीक ठाक है, वीवर को वो चला जाएगा सप्लाई मर्चेंट के घर पे कि साहब मेरी बेटी की शादी है, कुछ पैसे मिल जाएंगे, 20,000 मिल जाए साहब। तो सप्लाई मर्चेंट नहीं, ठीक है 25,000 ले लो, बाद में दे देना। इनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था क्योंकि दोनों एक ही गांव से होते थे अक्सर। अब क्या है कि सप्लाई मर्चेंट तो ऐसे भी सिनेरियो से आउट हो गया, गोमास्ता आ गए उनकी जगह। गोमास्ता तो इन्हीं के गांव का नहीं है, वीवर का, उसको तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारी बेटी की शादी है कि तुम्हारे ताऊ की शादी है, मैंने तुमको बोला था, मैं तुमको कर्जा देके गया था, अरे हाँ या ना, वैसे ही बात करते थे, मैं कर्जा देके गया था कि सामान खरीद लेना और 1 महीने बाद मुझे ये 50 साड़ियाँ चाहिए, तुमने अभी तक 25 ही कैसे बनाई, बची 25 कहाँ है बची 25। तो फिर वो आते थे, दे यूज्ड टू मार्च इन, बुक में लिखा है, दे यूज्ड टू मार्च इन विद सिपॉइज एंड पियोन्स, दे यूज्ड टू इवन फ्लॉग डाउन एंड बीट द वीवर्स, बाहर निकाल के पीटो इसको, कैसे तुम नहीं, कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे क्यों नहीं पूरा हुआ, टाइम पर क्यों नहीं, 1 महीने में 50 बोला था ना, 25 क्या करूं मैं, 25 और कौन बनाएगा। तो दे यूज्ड टू ट्रीट देम लाइक दिस। तो वीवर्स को अक्सर वो, दे यूज्ड टू फ्लॉग द विलेजेस, दे यूज्ड टू रेड द विलेजेस विद सिपॉइज एंड पियोन्स, दे यूज्ड टू बीट द वीवर्स पब्लिकली, कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो धीरे धीरे वीवर्स को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया और जो वीवर्स थे उन्होंने भी बोला हमको पैसा नहीं चाहिए, हम काम छोड़ रहे हैं। तो समझ रहे हो, तो गोमास्तास का ये रोल था और इस तरीके से पहले उन्होंने सप्लाई मर्चेंट्स को बर्बाद किया, पोर्ट के ऊपर कंट्रोल लेके, फिर गोमास्तास को इंट्रोड्यूस करके वीवर्स को बर्बाद कर दिया। तो इस तरीके से इंडियन ट्रेड नेटवर्क को उन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद किया। ठीक है, गोमास्तास कौन थे? They were the British paid servants who were appointed by the East India Company to supervise weavers, collect supplies and examine the quality of cloth. क्वालिटी में थोड़ा भी 19-20 होता था तो भी उसमें गुस्सा करते थे, मारपीट कर देंगे उसके लिए, है ना। आइटम ऑर्डर डिलीवर करने में थोड़ा सा आगे पीछे होगा, उसमें भी वो लफड़ा कर देंगे, ऐसी सोच होती थी उनकी। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया।
अब देखो हुआ क्या कि इन्होंने भारत का ट्रेड नेटवर्क बर्बाद कर दिया। अब भारत के कपड़े विदेश में जाने बंद हो गए क्योंकि हमारा सप्लाई मर्चेंट भी गेम के बाहर हो गया, हमारा वीवर भी गेम के बाहर हो गया जो कपड़े बनाता था। अब भारत के कपड़े विदेश में नहीं जा रहे, तो जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज थी वो एकाएक चलने लगी, क्योंकि अब वो कपड़ा है ही नहीं मार्केट में अच्छा वाला, तो जो मोटा था लोग वही पहनने लगे। तो ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स बहुत ज़्यादा मार्केट में चलने लगे। अब अंग्रेज़ों की पॉलिटिक्स देखो, हम सोचते हैं कि हिटलर से बड़ा कोई तानाशाह नहीं था, उन लोगों ने इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा है। लोग बोलते हैं सर हिटलर ने इतने लोगों को मरवा दिया, वो द ग्रेट बंगाल फेमाइन वो तुक्के से नहीं आया था, है ना, वो यूं ही नहीं आ गया था, उसे लाया गया था। और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक इंसिडेंट्स। अरे गैस चेंबर में गैस सूंघ के मरना समझ में आता है, दुखदाई है, पर भूख से मरना और अपने परिवार को मरते हुए देखना, ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। और इतने मास लेवल पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल डाइड उस समय 1900 की सदी में। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि अंग्रेज कितने क्रूर थे। उन्होंने तुम्हारा ट्रेड नेटवर्क, तुम्हारा टेक्सटाइल, तुम्हारे कपड़े बर्बाद कर दिए। फिर उन्होंने बोला कि हमारे कपड़े अब अच्छा खासा बिकने लगे, लेकिन हमको भारत का मार्केट भी कैप्चर करना है। तो वहाँ के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, है ना, कपड़ों के, वो गए ब्रिटिश सरकार के पास कि साहब आप एक काम कीजिए, हाँ हम आपके देश के, हम तो ब्रिटेन की कपड़े व्यापारी हैं, है ना, जो हमारे कपड़े हैं ना, मतलब ब्रिटेन में जो बाहर से कपड़े आते हैं, है ना, दूसरे देशों के जो ब्रिटेन में कपड़े आते हैं, भारत से अभी भी कुछ कपड़े ब्रिटेन में आते हैं, है ना। हमने बर्बाद तो कर दिया था इनका ट्रेड नेटवर्क, पर अभी भी कुछ कपड़े भारत से आते हैं। भारत से या विदेशों से जो भी कपड़े ब्रिटेन में आते हैं, आप उनके ऊपर दुगना टैक्स लगा दो कि वो कपड़े महंगे हो जाए, और हमारे कपड़े हम उसी दाम में बेचेंगे जिस दाम पे बेच रहे हैं। इनके कपड़े महंगे हो गए और हमारे सस्ते रहेंगे तो लोग हमारा कपड़ा खरीदेंगे। तो ये जितने भी ब्रिटेन के टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए। उन्होंने उनको बोला कि इंटरनेशनली जो भी इंपोर्ट होता है, टेक्सटाइल इंपोर्ट ब्रिटेन में, उसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दो। दूसरा, ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गए, इंडिया में जो रूल करती थी, बोला कि हम मैनचेस्टर के हमारे जो कपड़े भारत में आएंगे उनको अपना टैक्स फ्री कर दो, उनके ऊपर कोई टैक्स मत लगाओ कि वो सस्ते दाम में बिके। ऐसे भी मशीन से ना मास लेवल पे प्रोडक्शन होता है, हाथ से एक बनाओगे, एक पूरा बन जाएगा, फिर दूसरा बनाओगे। मशीन से मास लेवल पे प्रोडक्शन होता है, तो मास लेवल पे प्रोडक्शन होता है तो सस्ता होता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो उसकी कीमतें कम हो जाती है। तो मास लेवल पे प्रोडक्शन होता था मशीन से। तो अब एकाएक ये हुआ कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले तो अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि कोई भी विदेश से कपड़ा आ रहा है, एनी इम्पोर्ट ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा, एनी इम्पोर्ट ऑफ टेक्सटाइल यू एड मोर टैक्स। फिर दे ऑल्सो प्रेशराइज द ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक टैक्स लेस, या उसके ऊपर बहुत कम टैक्स लगाओ, जो हम, आप भी विदेशी, हम भी, आप भी अंग्रेज, हम भी अंग्रेज, हमारे देश का जो कपड़ा आता है उस पर टैक्स तुम मत लगाओ, ताकि वो सस्ता बिकेगा, भारत के कपड़े महंगे बिकेंगे क्योंकि उन पर टैक्स तो लगाया ही आपने ऑलरेडी। तो हमारा कपड़ा लोग भारत में भी खरीदेंगे और हमारा कपड़ा लोग लंदन में भी और विश्व में तो खरीद ही रहे हैं, हमारी जय जयकार होगी। तो ये उन्होंने सोचा था, वही वो आपको बता रहे हैं, है ना। द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो परसुएडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले वो आपको बता रहे हैं, दे प्रेशराइज्ड, है ना, दे प्रेशराइज दी गवर्नमेंट टू इम्पोज इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन टेक्सटाइल। बाहर से जो कपड़े लंदन ब्रिटेन में आ रहे हैं उसके ऊपर बहुत टैक्स लगाओ। द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो परसुएडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन इंडियन मार्केट्स एज वेल एट लोअर कॉस्ट। ठीक है, इसके आगे लिख देना एट लोअर कॉस्ट। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कहा कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ्स इंडियन मार्केट में बेचो कम दाम में, इतना कम रखना कि भारत में जो कपड़े मिल रहे हैं, भारत के कपड़े, उनसे कम दाम में हमारे कपड़े मिले, तो गरीब लोग बेचारे यही कपड़े खरीदेंगे। अब कॉटन वीवर्स इन इंडिया फेस टू प्रॉब्लम्स, देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड। ठीक है, जो भारत के कॉटन वीवर्स थे जिनकी हालत गुमास्तास ने बर्बाद करके रखी थी, पर फिर भी चलो कैसे ना कैसे गुमास्ता को टाइम पे डिलीवरी देके, है ना, या चुपके से वो अपना कपड़ा बेच के पैसा कमाते थे, क्योंकि साहब पुश्तों से वही काम किया है, एकाएक वो काम छोड़ के क्या काम करेंगे। तो जो लोग ये काम अभी भी करते थे उनकी हालत ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि अब उनके कपड़े जब विदेश में जाते थे, ख़ास तौर पे ब्रिटेन में, तो वहाँ इनके कपड़ों के ऊपर, और जहाँ जहाँ पे भी अंग्रेज़ों ने कैप्चर किया था,
वहाँ इनके कपड़ों के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया जाता था कि कोई खरीदता ही नहीं था। तो भारत का एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा गिर गया। प्लस लोकल मार्केट में भी इनके कपड़े कोई खरीदते नहीं थे, क्योंकि मैनचेस्टर के मशीन मेड जो क्लोथ्स थे वो भारत में बिकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया था, तो वो सस्ते थे, यहाँ के इनके कपड़े महंगे थे, तो यहाँ पर भी इनका लोकल मार्केट भी गिर गया। यानी कि भारत के जो वीवर्स थे उनका कपड़ा ना तो विदेश में बिक रहा है, ना अपने देश में बिक रहा है, ठीक है। प्लस और क्या हुआ, व्हेन द सिविल वॉर ब्रोक आउट, अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिका के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा किया था। जब अमेरिकन सिविल वॉर हो गई तो पहले क्या होता था कि ब्रिटेन अपना पूरा रॉ कॉटन अमेरिका से लेता था, पर अमेरिका के लोग ही जब काले गोरे पे नॉर्थ वर्सेस साउथ अमेरिका मतलब ऐसे ही लड़ने लगे, अमेरिका में सिविल वॉर हो गया, तो क्या हुआ कि अब वो रॉ कॉटन जो अमेरिका से आता था वो आना बंद हो गया। सो ब्रिटेन टर्न्ड इट्स फेस टुवर्ड्स इंडिया, जैसा मैंने पहले बताया था लेक्चर की स्टार्टिंग में। अब वो इंडिया से सारा रॉ कॉटन लेने लगे। इतना सारा रॉ कॉटन भारत से ले लिया कि भारत के वीवर्स के पास कॉटन मिलता ही नहीं था मार्केट में कि वो उससे कपड़ा बना पाए, ठीक है। सो द रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड और विच लेड टू इन्फ्लेशन। इट अफेक्टेड द वीवर्स हु वर स्टार्व्ड ऑफ सप्लाईज and were forced to buy raw cotton at exorbitant prices। अगर रॉ कॉटन मिलता भी था भारत के वीवर्स को तो 250 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, 25 रुपये का कापूस, 25 रुपये का कॉटन, 250-500 रुपये। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सरकार इतना ज़्यादा कॉटन खरीद रही है अपने मैनचेस्टर के लिए कि उसकी डिमांड इतनी है कि उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई है। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम फेस की। ये क्या थी? ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो इंडियन वीवर्स ने फेस किए। अब अगर क्वेश्चन आता है हाउ डिड द एडवेंट ऑफ मैनचेस्टर क्रिएट प्रॉब्लम फॉर इंडियन वीवर्स। एडवेंट ऑफ मैनचेस्टर यानी कि जब मैनचेस्टर के मशीन मेड क्लोथ्स, जब एडवेंट ऑफ मैनचेस्टर यानी कि ब्रिटेन के मशीन मेड क्लोथ्स जब भारत में आए तो क्या हुआ? डिक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, है ना, एक्सपोर्ट में डिक्रीज हुआ। प्रेशर ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी टू सी क्लॉथ, ये तो गलत है, टू सेल क्लॉथ, है ना। भारत के एक्सपोर्ट गिर गए क्योंकि भारत में जो भारत के कपड़े जो ब्रिटेन में जाते थे उनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लग गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर प्रेशर था कि ब्रिटेन का ही कपड़ा, मैनचेस्टर का ही कपड़ा भारत में सेल करवाओ। लो कॉस्ट थे इनके कपड़ों के काफ़ी ज़्यादा, लोकल मार्केट कम होने लग गया। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फाइबर, क्योंकि पहले कॉटन जो है रॉ कॉटन अमेरिका से लेते थे। पहले क्या था? पहले रॉ कॉटन अमेरिका से लेते थे। अब अमेरिका में क्या हो गया? अमेरिका में हो गया सिविल वॉर, तो अमेरिका की जगह पूरा रॉ कॉटन इंडिया से लेने लगे। तो बेस्ट क्वालिटी कॉटन यही लोग लेके जाते थे, जो मिलता भी था महंगे दामों पे भारत के वीवर्स को। कॉटन भी थोड़ा दब क्वालिटी का होता था, बेस्ट क्वालिटी का नहीं, ठीक है। फैक्ट्रीज कम अप। अब भारत में कैसे फैक्ट्रीज आने लगी? अब तक तो हमने देखा कि कैसे ईंट से सीट उन्होंने बजाई, है ना, जानबूझ करके हमारे देश को नुकसान पहुंचाया। अब हमारे देश में भी फैक्ट्रीज का राइज किस तरीके से हुआ, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन 1854 एंड इट वेंट इनटू प्रोडक्शन 2 years लेटर। मतलब देखो, फैक्ट्री बनाने में भी समय लगता है, आ गया वो, लेकिन उसमें सारी मशीन लाने में, उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करने में उनको 2 साल लग गए। माफ़ कीजिए। The first cotton mill in Bombay came up in 1854 and went into production 2 years later. Around the same time, the first jute mill came. देखिए 1854 में आया फर्स्ट कॉटन मिल, उसके ठीक 1 साल बाद 1855 में जो है फर्स्ट जूट मिल भी आ गया बंगाल में, ठीक है। इन नॉर्थ इंडिया द एल्गिन मिल वॉज स्टार्टेड इन कानपुर in the 1860s and a year later the first cotton mill of अहमदाबाद was set up। एक एल्गिन मिल जो है कानपुर में शुरू हुआ, है ना, 1860 में, डेट ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्गिन मिल कानपुर में, और उसके 1 साल बाद पहला कॉटन मिल अहमदाबाद में आ गया, ठीक है। पर मेरे ख्याल से पहला कॉटन मिल अहमदाबाद में, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस ये याद रखिएगा, पहला कॉटन मिल पूरे भारत में, अहमदाबाद से हमको क्या लेना है, पूरे भारत में सबसे पहला कॉटन मिल जो है कहाँ आया था? बॉम्बे में। और पूरे भारत में सबसे पहला जूट मिल कहाँ पे आया था? बंगाल में। दोनों 1 साल के डिफरेंस में थे, ठीक है। अगर ये 1854 है तो ये 1855 में ही हो गया था। ऑलराइट।
अब अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, या फिर आप इसको ये ऐसा भी कह सकते हो अर्ली इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, भारत के बिजनेसमैन, है ना, भारत के जो ओल्ड बिजनेसमैन थे, ठीक है, उनका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। पूरे सबसे पहले जनरेशन ऑफ इंडियन बिजनेसमैन। फ्रॉम द लेट 18th century द ब्रिटिश इन इंडिया बिगैन एक्सपोर्टिंग ओपीएम टू चाइना एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड। 18th सेंचुरी से पहले, यानी कि लेट 18th सेंचुरी, करीब 18th सेंचुरी जब ख़त्म होने वाली थी उस समय जो ब्रिटिश थे वो, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, बिगैन एक्सपोर्टिंग ओपीएम टू चाइना एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड। भारत से टी नहीं लेके जाते थे, हालांकि भारत की टी भी अच्छी थी, नहीं, भारत से टी नहीं लेके जाते थे। ये क्या करते थे, ओपीएम, चाइना में ओपीएम एक तरीके का नशीला पदार्थ है। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल ना, आई डोंट, क्या इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। सो ये क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि वो ओपीएम चाइना में लेकर के आते थे, चाइना में बेचते थे कि यहाँ के लोग नशेड़ी हो तो हो, चाइना में ओपीएम बेचते थे, और चाइना से टी जो है वो लेकर के अपने देश में ले जा करके बेचते थे। सो दे यूज टू, मैं अगर ब्रिटिश हूँ तो आई यूज टू एक्सपोर्ट ओपीएम टू चाइना एंड इम्पोर्ट टी फ्रॉम चाइना, है ना। अब ये तो चाइना का केस हो गया, यहाँ से इंडियन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट होते हैं। इन बंगाल द्वारकानाथ टैगोर जी, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन बंगाल द्वारकानाथ टैगोर मेड हिज फॉर्च्यून फ्रॉम ट्रेड विद चाइना बिफोर ही टर्न टू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, ये थे एक। बॉम्बे में पारसीस लाइक दिनेश शॉ पेटीट, जमशेद जी, नुसरवन जी, टाटा, है ना, टाटा जी का नाम कौन नहीं जानता, built huge industrial empires in India by accumulating their wealth partly from exports to China and partly from raw cotton shipments to England. Basically चाइना की था जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे, जैसे द्वारकानाथ टैगोर जी, जमशेद जी, नुसरवन जी, टाटा जी, इन लोगों ने चाइना से ही पैसा कमाया। मेड इज फॉर्च्यून फ्रॉम द ट्रेड विद चाइना, इनके केस में भी built huge industrial empires in India by accumulating their wealth partly from exports to China। ये लोग भी चाइना में, ब्रिटिशर्स चाइना में क्या एक्सपोर्ट, यानी कि चाइना में ओपीएम बेचते थे, चाइना से टी ले जाते थे। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ये सोचते थे ब्रिटेन में कुछ बेचेंगे, वहाँ टैक्स लगा देंगे, फिर ये लोग चाइना में अपना सामान बेच बेच के काफ़ी पैसा कमाने लगे। तो इनमें से 2-3 लोगों का नाम याद रख लेना, द अर्ली इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। द्वारकानाथ टैगोर जी, ही इज़ अ लेजेंड। मिस्टर टाटा, ही इज़ अ लेजेंड। मिस्टर बिरला जी का भी नाम है, या दिनेश शॉ पेटेट जी, इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जॉबर कौन था, अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट टू गेट न्यू रिक्रूट्स फॉर द मिल्स। अब ये जॉबर क्या होते थे साहब, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हु वर जॉबर्स। देखिए, अब जैसे इंडिया में भी इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए थे, फैक्ट्री आने लगी थी, पहला कॉटन मिल खुला बॉम्बे 1854, पहला जूट मिल खुला बंगाल 1855, भारत में ही फैक्ट्री आने लगी। फैक्ट्री के लिए मजदूर कहाँ से लाए, और मजदूर चलो लेकर के आ गए, फिर अगर मेरे को और एक फैक्ट्री खुलनी है, 1 का 2 करना है, तो दूसरी फैक्ट्री के लिए मजदूर कहाँ से लाऊं, या मेरी फैक्ट्री में कुछ और मजदूरों की ज़रूरत है तो वो कैसे लेके आए, इंटरव्यू दे क्या, अखबार में इश्तिहार दे, उस समय तो ये सब होता नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे कि उनकी फैक्ट्री का जो सबसे अनुभवी एम्प्लॉई है, जो वफादार है, जो सालों से उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको फैक्ट्री का मालिक बुला करके तुम्हें जिम्मेदारी दी जा रही है, हमें 250 और मज़दूरों की ज़रूरत है, उसे एक ज़्यादा नहीं, हाँ 250 और मज़दूरों की ज़रूरत है, इतना पगार मिलेगा, खाने पीने का भी हम देख लेंगे, रहने का वो खुद देख ले, 250 मज़दूर और हमारे लिए लेकर आओ। तो जॉबर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, या जॉबर्स को ये जॉब दिया जाता था कि और वर्कर्स फैक्ट्री के लिए अरेंज करे। एंड जॉबर्स वो फैक्ट्री का ही कोई आम व्यक्ति होता था जो सालों से फैक्ट्री में काम कर रहा है, जिसने कई साल फैक्ट्री में काम किया है और जिसके ऊपर फैक्ट्री को भरोसा है। लेकिन ये जॉबर भी बड़े चालाक थे, ये अक्सर पता है उन्हीं लोगों को अपने साथ उन 250 लोगों में शामिल करते थे जो इनके गाँव के लोग हैं, जो इनके रिश्तेदार के लोग हैं, जो इनके दोस्त यार हैं। उसके बाद अगर कुछ और सीटें बच गई 250 में से, तो ये किसी जनरल उम्मीदवार को जो बहुत अच्छा है उसको कंसीडर करते थे, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल रोल ऑफ जॉबर्स में क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली एम्प्लॉयड जॉबर्स टू गेट न्यू रिक्रूट्स,
दे बिकेम पर्सन्स विद सम अथॉरिटी एंड पावर, इनके पास कुछ अथॉरिटी, जॉबर्स के पास और कुछ पावर आ जाता था। ये सेलेक्ट कर सकते थे कि किसको फैक्ट्री में नौकरी देनी है और किसको नहीं देनी है। इन्फ्लुएंसिव पीपल हो गए थे। दे गॉट पीपल फ्रॉम देयर विलेजेस। पहली प्रायोरिटी तो अपने चाचा ताऊ के लड़के और अपने गांव वालों को ही देते थे। साथ ही साथ दे एंश्योर्ड देम जॉब्स, दे हेल्प देम टू सेटल इन द सिटी, दे ऑल्सो प्रोवाइडेड देम मनी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। यानी कि जॉबर जो है वो पिता तुल्य बन गया था अपने अपने लोगों के लिए, सिर्फ परायों के लिए नहीं। इसके गांव के दोस्त यार, इसके परिवार के रिश्तेदार दूर दूर के या पास पास के, इन लोगों को फैक्ट्री में काम दिलाएगा। गांव से बाकायदा जहाँ पे फैक्ट्री बोलेगा आके रहो, यहाँ पे काम करो, मैं आपका ख्याल रखूँगा, कुछ पैसे भी मैं आपको देता हूँ, आप आकर के काम करो और फिर कुछ पैसे जैसे कमाने लग जाओगे धीरे धीरे करके मुझे लौटा देना। तो ये जॉबर्स ऐसे थे। ऑलराइट, इनका मेन काम क्या था? फैक्ट्री के लिए रिक्रूट ढूंढना। जॉबर्स कौन होते थे? यूजुअली दे वेर द पीपल हु यूज्ड टू वर्क इन द सेम फैक्ट्री। अब हम आगे समझते हैं द पेक्यूलियरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, पेक्यूलियरिटीज यानी कि आप समझ सकते हैं कुछ अजीब चीज़ें हुई थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के दौरान। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी कि ये एक तरीके से वो फेस आप कह सकते हैं जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम पीक पर पहुंच गया था अपने। लेकिन देखिए, ये जो यूरोपियन कंपनीज थी ना, ये यूरोप के लोग साहब बड़े चालाक थे। तुम लोग सर्व सुखी, तुम सबके सुखी होने की अपेक्षा रखने वाले लोग हो। ये अकेली इकलौती रेस है इस पूरी दुनिया में जो ये उम्मीद रखती है कि सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो। ठीक है, और वो लोग कौन है? वो लोग है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले लोग। अगर किसी को दाब करके, किसी का नुकसान करके कोई मर जाए तो मर जाए, वो कमज़ोर है, ये उसका दोष है ना। मैं ज़्यादा फिट हूँ तो मैं ज़्यादा बड़ा जानवर हूँ तो मैं तो छोटे जानवर को मारूंगा ही, है ना। फिलॉसफी में फ़र्क है। देखिए, वो भी बोलते हैं सेव टाइगर, हम भी बोलते हैं सेव टाइगर, लेकिन अंतर है। उनसे पूछोगे सेव टाइगर क्या है, वेस्ट वालों से, तो बोलेंगे हाँ सेव टाइगर, क्योंकि वो टाइगर अगर ख़त्म हो गए तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को टाइगर देखने नहीं मिलेगा। फिर उसको ऐसे बुक में दिखाने पड़ेगा, देखो टाइगर, देखो ऐसा दिखता था। और हम भी बोलते हैं सेफ टाइगर, लेकिन हम क्यों? क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि उसको भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि मुझे और आप लोगों को है। ये है फिलॉसफी में और ये है विचारों में अंतर। ये है कि तुम्हारे देश की लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन देखो, हमसे लोग कहते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन से पुरानी थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में आज तुम इजिप्ट में जाओगे, वहाँ तुम सूर्य भगवान को वहाँ रा बोलते हैं, वायु देवता को होरस बोलते हैं। वहाँ पे उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं तो हैं, मतलब ऐसा लगता है किसी ने किसी की नाक तोड़ दी है, हाथ तोड़ दिए, फिर भी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। लेकिन वो लोग नहीं है जो उनकी पूजा करते थे, वो कल्चर ख़त्म हो गया। लेकिन तुम्हारे देश का ये सौभाग्य है कि तुम्हारे देश का कल्चर आज भी जीवित है। ठीक है, कहीं कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। सिविलाइजेशन में सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जानते हो कौन सी है? सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। लेकिन उस सिविलाइजेशन को या उस सिविलाइजेशन के समय की कहानियों और ईश्वर को मानने वाले कोई लोग नहीं है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन कोई नहीं मानता आज। इजिप्ट में इजिप्ट के रहने वाले लोग भी राह की पूजा नहीं करते आज। ठीक है, ये बातें तुम समझ लेना। तो देखिए, जो यूरोपियन लोग थे ना, बड़े चालाक थे वेस्टर्न लोग। ये लोग क्या करते थे, भारत से जो रॉ मटेरियल होता था, कौन सा? वैसा वाला रॉ मटेरियल जो बाहर ज़्यादा बिके। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आ गया, लेकिन ये ऐसा नहीं इन्होंने किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया चलो अच्छी चीज़ें बनाए, चलो दवाई बनाए, चलो है ना कैंसर के लिए कोई ट्रीटमेंट खोजे, या फिर हम कोई स्कूल में बच्चों के लिए है ना बैग बनाने वाली कोई फैक्ट्री खोले जो बैग बनाए। नहीं, इन्होंने शुरू में इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इन्होंने ये हमेशा पैसा कमाने के बारे में सोचा। ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे जिनके अंडर में इंडस्ट्रीज होती थी, ये तो प्रॉफिट के बारे में सोचते थे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। और पैसा कमाने के लिए ये लोग क्या करते थे कि ये लोग भारत से वो वाले क्रॉप्स जो कि इकोनॉमिकली बहुत वायेबल है, बहुत महंगे हैं, टी, कॉफ़ी, इंडिगो, रबर, ये सारी रॉ मटेरियल भारत से ले लेते थे और लेके जाते थे। ये चाहते तो भारत से गेहूं चावल, वो भी तो हमारे पास होता है, नहीं क्यों? वो उसमें ज़्यादा पैसा नहीं है। अल्टीमेट गोल क्या है? मतलब कोई भी चीज़ अगर आई ना, एक महान आविष्कार, एक महान दौर,
आपने इसी चैप्टर में आपको शुरू में एक पोस्टर दिया जाता है, द पोस्टर ऑफ टू मैजिशियंस। वो पोस्टर ये दिखाता है कि एक समय था अलादीन का ज़माना जब आप चिराग घस के चमत्कार करते थे, और आज का एक ज़माना है जब आज का मॉडर्न वर्कर मॉडर्न टूल्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन के, है ना, उसका इस्तेमाल करके चमत्कार कर रहा है। यानी कि जो चीज़ें आप देख रहे हो, फैक्ट्री, ये लाइट देखना, ये आज से 500-700 साल पहले लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे, है ना। टाइम मशीन से तुम, है ना, आज से कई सालों पहले का कोई व्यक्ति लेके आओगे, उसको ये चमत्कार ही लगेगा, ये क्या है ना, उसको तो यही लगेगा। तो लोगों को इतनी बड़ी शक्ति मिल गई, इतना सुनहरा दौर आया इंडस्ट्रियलाइजेशन का, लेकिन फिर भी इन नापाक यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या सोचा, पैसा कमाने के बारे में। तो यहाँ ये पॉइंट यही कहता है कि लोग क्या करते थे, भारत से इकोनॉमिकल क्रॉप्स, टी, कॉफ़ी, इंडिगो, जूट और माइन करके कुछ इंपॉर्टेंट गोल्ड या प्रेशियस मेटल्स लेकर के जाते थे, और है ना, ओनली दोज गुड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड एंड नॉट फॉर सेल इन इंडिया। ठीक है, यानी कि ये लोग जो गुड्स लेकर जाते थे भारत से, है ना, जैसे टी, कॉफ़ी, इंडिगो, जूट या माइन करके कुछ प्रेशियस मेटल्स, तो ऐसा नहीं है कि वो लेकर के गए चाय पत्ती, चाय बनाई और भारत में बेच रहे, नहीं, सिर्फ एक्सपोर्ट, नॉट फॉर सेल इन इंडिया। भारत में नहीं बेचते थे, भारत को, है ना, एज अ सोर्स यूज़ करते थे, मुफ्त में भारत का रॉ मटेरियल ले लिया, अपने देश में बना करके अपने देश की इंडस्ट्रीज़ में बेच रहे हैं मार्केट में। इंडियन बिजनेसमैन सेटअप दोज इंडस्ट्रीज इन द 19th सेंचुरी विच वुड नॉट कम्पीट विद मैनचेस्टर गुड्स। भारत के बिजनेसमैन ने भी ये सोचा कि ब्रिटेन की, मैनचेस्टर ब्रिटेन में एक जगह है, ठीक है, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज से कम्पीट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये बड़े चालाक थे अंग्रेज़ लोग। इन्होंने क्या किया था, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के पास गए, उनको जाकर के बोला कि हम आपके देश के बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, हम आपके देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारा आप ना क्या करो, जो बाहर से, है ना, हमारा सामान ज़्यादा बिकना चाहिए, हम आपके देशवासी हैं, ब्रिटेन में जो इंपोर्ट होता है भारत का सामान या बाकी देशों से कोई भी सामान इंपोर्ट होता है, आप उसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दो। और ये लोग जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और ईस्ट इंडिया कंपनी को जाकर के ये बोलते थे कि हमारा जो सामान आएगा वो तुम बिकवाओ भारत में, उसको ना उस पर ना के बराबर या थोड़ा सा टैक्स लगाओ या टैक्स फ्री कर दो उसको, कि वो सस्ता बिके। तो ये लोग बड़े चालाक थे। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, इंडियन बिजनेसमैन, टाटा जी, बिरला जी, द्वारकानाथ टैगोर जी, ये लोग समझ गए थे कि इनके साथ कम्पीट करके कोई मतलब नहीं है, ये अंग्रेज़ हमारा सामान ना तो अपने देश में बिकने देंगे, ना हमारे खुद के देश में बिकने देंगे, इससे अच्छा कोई ऐसा सामान बनाओ जो ये ना बनाते हो। ठीक है, इसलिए उन्होंने, दे कुड नॉट कम्पीट विद मैनचेस्टर गुड्स, जो मैनचेस्टर बनाता था, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज जो भी सामान बनाती थी, इन्होंने उसमें से कोई भी सामान नहीं बनाया। ठीक है ना, जैसे यर्न, फॉर एग्जाम्पल, यर्न वॉज नॉट इम्पोर्टेड सो अर्ली, कॉटन मिल्स प्रोड्यूस्ड यार्न रादर देन फैब्रिक। तो ये लोग क्या करने लगे, यर्न का बिजनेस करने लगे, या आप कह सकते हो यार्न का बिजनेस करने लगे। ठीक है, अब उस समय ये होता था कि कॉटन का बिजनेस तो सब करते थे, यार्न का या यर्न का बिजनेस कोई नहीं करता था। तो ये लोग इस तरीके से करते थे। फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज्ड। अब और क्या हुआ, देखो भारत में किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज हुआ। ठीक है, आ गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में। शुरू में जो भारत के उद्योगपति थे, उन्होंने ये सोचा कि अंग्रेज़ों से कम्पीट करके कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पहले वो सामान बनाना शुरू किया जो अंग्रेज़ बनाते ही नहीं है। तुम चीनी बनाते हो साहब, हम तो नमक का बिज़नेस करते हैं, कोई लेना देना ही नहीं है, कंपटीशन का सवाल ही नहीं है। तुम्हारा चीनी सस्ता बिके या बहुत सस्ता बिके, है ना, मेरा तो नमक है। ठीक है, दोनों में कंपटीशन ही नहीं, जिसको नमक खरीदना है वो चीनी थोड़ी खाएगा। अब ऐसा है कि वो भी चीनी बना रहे हैं, तुम भी चीनी बना रहे हो, उनका चीनी सस्ता बिक रहा है, तब कंपटीशन है। लेकिन वो, उनका सामान सस्ता बिक रहा है, लेकिन तुमको उनके सामान से मतलब ही नहीं है, तुम कुछ अलग ही सामान बना रहे हो, है ना। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, तो इंडियन बिजनेसमैन ने वो गुड्स बनाया ही नहीं, जो मतलब वो ऐसा सामान बनाने लगे जो ब्रिटिशर्स नहीं बनाते थे। दूसरा ये हुआ कि स्वदेशी मूवमेंट जब आया तो इंडियन बिजनेसेस को बूस्ट मिला। स्वदेशी मूवमेंट से क्या हुआ, इंडियन बिजनेसेस को एक बूस्ट मिला। ठीक है,
किस तरीके से? स्वदेशी मूवमेंट आया तो हमने क्या किया, हमने बॉयकॉट करने लगे, ठीक है। स्वदेशी शब्द से समझ में आता है स्वदेशी, स्वयं के देश का इस्तेमाल करो, है ना, बॉयकॉटिंग बॉयकॉटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स, हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने लगे। तो क्या हुआ कि अब क्योंकि विदेशी सामान भारत के लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो इंडियन माल जो है मार्केट में ज़्यादा बिकने लगा, ठीक है। प्लस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देखो हमको कैसे सहायता मिली, सबसे अच्छी सहायता हमें किससे मिली? स्वदेशी मूवमेंट से। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। स्वदेशी मूवमेंट में भारतीय लोग तो बॉयकॉट करने लगे थे, अब विदेशी सामान नहीं खरीद रहा तो भारत का खरीदेगा, तो इंडियन बिजनेस ग्रो होने लगे। प्लस जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटेन की, मैनचेस्टर की या पूरे ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज बिजी थी वॉर टाइम प्रोडक्शन के लिए। वो तो गोला बारूद, सोल्जर्स के लिए वर्दी, जूता, ये सब बनाने में बिजी थी। तो इस टाइम पे भी स्वदेशी मूवमेंट के दौरान और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ का इन्फ्लुएंस भारत पे कम हो गया और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और ज़्यादा इस समय पे ग्रो होने लगे, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट, ठीक है। यहाँ पे वो आपको ये बताते हैं कि हालांकि भारत में अभी हमने देखा कि स्वदेशी मूवमेंट की वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से भारत के एंटरप्रेन्योर्स, भारत की इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगी, भारत में भारत का सामान काफ़ी बिकने लगा, लेकिन उसके बाद भी वो ये कहते हैं कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो था, पर भारत में इंडस्ट्रीज़ जो थी, है ना, जो इंडस्ट्रीज़ थी भारत में वो बहुत कम थी, मेनली इन बंगाल एंड बॉम्बे। कुछ मेन ऐसे मेजर पॉइंट्स थे जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे बंगाल, बॉम्बे, बाकी जगह इंडस्ट्री नहीं थी। साथ ही साथ ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल लेबर, जो वर्कर्स थे आपके पास, ठीक है, उन वर्कर्स में से बहुत कम वर्कर ऐसे थे जो एक्चुअल फैक्ट्री में काम करते थे। ज़्यादातर वर्कर जो है वो स्मॉल वर्कशॉप्स में या फिर घर में भी लोग कुछ ना कुछ बनाते थे, वहाँ काम करते थे। सीरीज ऑफ इन्वेंशंस इम्प्रूव द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इन द हैंडलूम सेक्टर एंड हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपैंडेड स्टडीली। अब हुआ ये कि ये सब तो हमने देख लिया कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, लेकिन कुछ प्रमुख पॉइंट्स ही, कुछ गिने चुने शहर ऐसे थे जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी। अभी भी आधे से ज़्यादा भारत गांव में ही रह रहा है। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि जो लोग फैक्ट्री में काम करते भी थे, जो लोग बोलते थे मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, उनमें से भी ज़्यादातर लोग जो है वो किसी छोटी स्मॉल स्केल फैक्ट्री में या किसी हाउस होल्ड फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे थे जो एक्चुअल फैक्ट्री में काम करते थे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आप देखोगे सीरीज ऑफ इन्वेंशंस इम्प्रूव द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इन दी हैंडलूम सेक्टर। इसके साथ बहुत सारे इन्वेंशंस हुए जिसने हैंडलूम सेक्टर को, हाथ से लूम या कपड़े बनाने वाले सेक्टर को काफ़ी, आप कह सकते हो, इम्प्रूव कर दिया। ऐसा एक इन्वेंशन था फ्लाई शटल, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क में कि फ्लाई शटल क्या होता है। अगेन, some specialized weaves could not be produced by mills, so they were continued to be produced by weavers. For example, saris with woven borders, lungis and handkerchiefs of Madras. इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद भी ना, पता नहीं बोर्ड को क्या हो गया, आप यहाँ ध्यान दो। इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद भी कुछ नक्काशियाँ, कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते थे जो मशीन से चाह करके भी नहीं निकाले जा सकते। वो हाथ से ही, वो हाथ की ही कला है, वो हाथ से ही हो सकता था। तो मशीन्स के आने के बाद भी कई डिज़ाइंस ऐसे थे जो हाथ से ही उतारे जाते थे, है ना, कपड़ों पे। और इसीलिए कई वीवर्स ने कंपटीशन सरवाइव कर लिया, ठीक है। कौन सा कंपटीशन? इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज के खिलाफ। क्यों? क्योंकि इन वीवर्स को 4 से 5, एक नहीं एटलीस्ट 4 से 5 ऐसे डिज़ाइंस जो थे जो हाथ से उतारे जा सकते थे, ऐसे डिज़ाइंस इन्हें बनाने आते थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए फ्लाई शटल क्या होता है। It is a mechanical device used for weaving, moved by means of ropes and pulleys. रोप मतलब ये, पुली यानी कि ऐसे आप समझ सकते हैं चक्के जैसा, है ना, जो घूमता रहता है। तो रोप्स और पुलीस से जिसको यूज़ किया जाता है। It places horizontal threads called the weft into the vertical thread, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ, वर्टिकल खड़ा हुआ, ठीक है।
हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स को वर्टिकल थ्रेड्स के अंदर ये डालता था, यानी कि अच्छा खासा सिलाई का एक पैटर्न है, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ द फ्लाई शटल मेड इट पॉसिबल फॉर वीवर्स टू ऑपरेट लार्ज रूम्स एंड वीव वाइड पीसेस ऑफ क्लॉथ, ठीक है। फ्लाई शटल के इन्वेंशन से वीवर्स के लिए आसानी हो गई कि जो हैंडलूम्स होते थे अब उनसे और इजीली काम हुआ जाने लगा। साथ ही साथ है ना वीवर्स इजीली जो है ऑपरेट कर सकते हैं, है ना, मशीन्स को, और वाइडर, ज़्यादा चौड़े, पहले हैंडलूम में इतना ही चौड़ा कपड़ा जाता था, अब ज़्यादा चौड़े कपड़े जो हैं वो एक बार में उसके साथ काम कर सकते हैं। कैसे हुआ सब? फ्लाई शटल की बदौलत। फ्लाई शटल क्या है? एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस जिसमें रोप्स एंड पुलिस हैं, है ना, रोप्स और पुलिस ही लिखा था ना, हाँ, जिसमें रोप्स और पुलिस हैं, रोप्स या पुलिस जैसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल होता है, जिनके तहत है ना हैंडलूम मतलब लूमिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। ऑलराइट, ये लास्ट पार्ट होगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द मार्केटिंग ऑफ द गुड्स। उस समय ऐसा होता था कि भगवान की तस्वीर छाप देंगे, किसी रॉयल फिगर की तस्वीर छाप देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था किसी भगवान तो की तस्वीर तो आस्था देख करके लोग ले लेंगे, कोई रॉयल फिगर की तस्वीर छापेंगे राजा महाराजा की, तो वो क्या होगा, वो सिंबल ऑफ ओरिजिनलिटी लगेगा कि हाँ महाराज की तस्वीर है, महाराज की जय, ये तो सरकारी कोई सामान है, तो ओरिजिनल होगा, तो उसको ओरिजिनलिटी के सिंबल की तरह वो अथॉरिटी या अथॉरिटेटिव फिगर्स की तस्वीर भी छापते थे एडवर्टीजमेंट पे। Advertisements play a very vital role in the marketing of any product. One which new consumers are created is through advertisements. Way in, okay. Advertisements make products appear desirable and necessary. They try to shape the minds of the people and create new needs. Basically, advertisement क्या है वो यहाँ एक लाइन में यहाँ सम अप किया है, ठीक है। Advertisement क्या करता है? They try to shape the minds of the audience, शेप द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर आप कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वो इतना अपीलिंग होता है कि उसको देख के आपको लगने लगता है कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है ना। ये एडवर्टीजमेंट का जादू है। टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड वे एडवर्टीजमेंट सराउंड अस, दे अपीयर इन द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, होर्डिंग्स। आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ जहाँ आप नज़र घुमाओ, ऑनेस्टली मैं ये खुद ऑनेस्टली आपसे शेयर करता हूँ, जहाँ आप नज़र घुमाओ कोई आपको कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप कभी इन सब चीज़ों से तंग आकर के टीवी मोबाइल छोड़ के कहीं निकल भी जाओगे तो रास्ते में आपको बड़ा सा कोई होर्डिंग दिखेगा, 50% ऑफ, बच्चा 50% जेब से दो, कि हमारी दुकान में आओ। कहीं घर का कोई ऐड होगा, कहीं इश्तिहार होगा, हर जगह अगर होर्डिंग नहीं दिख रहा तो कोई सड़क पे कुछ बेच रहा होगा या फिर कोई स्कीम निकाल रहा होगा। अरे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। देखिए, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन मनी हैज़ बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। दैट्स वाई एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक मनी ऑल अराउंड यू, ठीक है। वो ज़माना नहीं है जब गेहूं दे के आइसक्रीम ले ली जाती थी, वो ज़माना बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था, 30-40 साल पहले ही था वो, ठीक है। From the very beginning of the industrial age, advertisements have played a part in expanding the market. Even industrialization जब शुरू हुआ तो उसकी शुरुआत से एडवर्टीजमेंट्स ने मार्केट को एक्सपैंड करने में काफ़ी अच्छा रोल जो है प्ले किया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो भी प्रोडक्ट्स बनते थे उसके ऊपर कोई स्टिकर लगा दो भगवान का या किसी अथॉरिटी फिगर का, या उसका कोई एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में छपवा दो, कहीं दीवार पे पब्लिक प्लेस के लगवा दो। तो एडवर्टीजमेंट से इंडस्ट्रियलाइजेशन का जुड़ाव बहुत पुराना है। ऑलराइट, बिल्कुल। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एकदम समरी फॉर्म में ख़त्म हो गया है, ठीक है। अगेन अगर आप इन डेप्थ इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो अब तक वो यूट्यूब पे आ गए होंगे, 3 पार्ट्स आ गए हैं, 4था पार्ट आ गया होगा, नहीं तो आ जाएगा। अदरवाइज रिवीजन के लिए मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं उतने काफ़ी है। ऑलराइट, एनीवे स्टूडेंट्स, फिलहाल मैं इस सेशन को यही एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप ज्ञान के साथ गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Download the app now.